सो अब वो दिन आ चुका है जहां पे हम लोग को मोस्ट लाइकली पता चल जाएगा कि 4th स्पॉट पे क्वालिफाई कौन करने वाला है। या क्योंकि पिछले 2 दिन में जो मैच हुए हैं, LSG SRH का जो मैच था उसकी बात करनी है हम लोगों को, किस तरीके से SRH ने जो है एक पार्टी पूपर करके सॉर्ट ऑफ शॉकर आप कह सकते हो। ऑल्दो तुमने तो प्रेडिक्ट किया था कि SRH जीत सकती है इस मैच में, बट LSG एलिमिनेट हो चुकी है। एंड जो सेकंड मैच था, आई थिंक उसको भी क्या आप कह सकते हो कि एक्सपेक्टेशन पे लिव अप हुआ है, क्योंकि आई थिंक हमें पता चल गया है कि हमारी वर्स्ट टीम कौन सी है इस पूरे IPL में, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी CSK। बट उस मैच में एग्जैक्टली क्या हुआ, क्योंकि कुछ पॉजिटिव्स आप कह सकते हो कि कुछ टीम्स के पास है लेने के लिए नेक्स्ट सीजन के लिए। एग्जैक्टली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली साथ ही साथ इन 2 मैचेस की तो बात होगी, बट जो अगले 2 मैचेस हैं, आज का मैच आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम्स है इन द रिमेनिंग गेम्स, एंड परहैप्स क्योंकि बिल्डअप ऐसा रहा है कि इट कम्स डाउन टू दोज 2 टीम्स, मुंबई और दिल्ली की मैं बातें कर रहा हूँ। इस मैच का स्टेक्स अब जितना भी ज़्यादा मतलब एस्टिमेशन लगाना चाहो ना उतना कम पड़ेगा। सो MI-DC का जो मैच है उसको हम लोग प्रीव्यू करेंगे, साथ ही साथ GT LSG का मैच होने वाला है। नथिंग टू गेन एज सच, बट GT के लिए इंपॉर्टेंट मैच हुआ। हाँ, मतलब मुझे वही लगता है कि इस टाइम पे पॉइंट वही, कोई भी टीम किसी मैच को लाइटली नहीं ले सकती, जो भी या तो कंटेंशन में है टॉप 4 के लिए, या फिर जो टॉप 4 में ऑलरेडी भी है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली यू वांट टू गेन दोस टॉप 2 स्पॉट्स हमेशा, तो GT के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा गेम। बट मेरे लिए पर्सनली जो सबसे फेवरेट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस पॉडकास्ट का, इट इज नॉट गोइंग टू बी अबाउट द IPL। अभी इंडिया ने एशिया कप से विड्रॉ करा है और कंफर्म नहीं है ना अभी, या हो चुका है मोस्ट लाइकली, मतलब वो सॉर्ट एंड डन ही है। ऐसा लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि शायद आगे जाके डिसीजन चेंज हो जाएगा। अच्छा, बट एटलीस्ट अभी जो चीजें हो रही हैं उसके हिसाब से बातें करेंगे। एंड ये क्या सही है भी या फिर एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रही है BCCI यहाँ पे। मैं एक्चुअली में इसमें ना कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता हूँ जो कि आई गारंटी अभी इस वक्त इंटरनेट पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ओके, ऐसी बातें हम लोग करेंगे तो काफी ज्यादा वैल्यू आपको मिलेगी इस एपिसोड से। एंड IPL की तो बातें होंगी, बट आई थिंक दैट शुड बी द सेगमेंट दैट वी ऑल शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। शुरू करने से पहले जैसे कि हम हमेशा कहती हैं, इस पॉडकास्ट को आप जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च करी हुई है, अब तो मतलब हफ्ता भर ही आई थिंक कह सकते हैं। अब क्या आज डेट क्या हो गई है, 21 हो चुकी है ना, तो 12 दिन बचे अब IPL खत्म होने में। तो अब इंपॉर्टेंट मैचेस और ज्यादा आते रहेंगे, जैसे प्लेऑफ्स में हम लोग जाएंगे तो लाइव स्ट्रीम्स भी उनकी करेंगे, तो पूरा लाइब्रेरी ऑफ कंटेंट अब बन चुका है। हाँ, मेंबर्स वाला, एग्जैक्टली। एंड आगे जा तो ये भी इंग्लैंड सीरीज आएगी, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ प्लान करेंगे मेंबर्स के लिए। इंग्लैंड सीरीज में आई एम थिंकिंग कि जैसे जो पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है इनिशियली, वो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ हेजिटेंट हूँ उसमें। आई थिंक लेट्स डू स्पेसिफिकली फॉर द मेंबर्स, जैसे वॉचर वगैरह कर सकते हैं हम लोग घंटे भर का ऑन एनी स्पेसिफिक डे टेस्ट मैच का, जिसमें सब कन्वीनियंट होंगे और साथ में कन्वीनियंट होंगे, प्लस वही ना साथ में बात करेंगे, क्लोज स्पेस होगी, तो वील गेट टू नो ईच अदर, एंड आई थिंक सबको मजा आएगा उसमें। तो यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट। एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, जिसपे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट में पिन कर देंगे, तो वहां जाइए और उसे भी ज्वाइन करिए। नाउ सिट बैक, एंजॉय दिस एपिसोड। Let's start with LSG versus SRH. ये गेम आई थिंक ऑन पेपर दो इतना हाई स्टेक्स का लग नहीं रहा होगा, बट एक मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी थी LSG के लिए कि वो क्वालिफाई कर सकते थे। एंड बीइंग द अंडरडॉग्स, आई वाज पर्सनली रूटिंग फॉर देम, क्योंकि ऑन पेपर आई थिंक दे वर द वर्स्ट टीम एंड इंजरीज डिड नॉट हेल्प देयर केस। सो अगर एक ऐसी टीम क्वालिफाई करके आती है अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ से KKR, से मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, तो एक अच्छी सक्सेस स्टोरी निकल के आती है। मैं तो ये सोच रहा था कि कुछ ना कुछ करके बस ऋषभ पंत के ऊपर प्रेशर थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है वो इतना ज़्यादा टॉयल अप होता जा रहा है ना, कि देख के लग रहा है कि आगे आने वाला T20 करियर, मतलब अभी तक तो एक तरीके से आप कह सकते थे T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे, वो स्टार्ट कर रहे थे। हमें कहीं ना कहीं पता था कि वो शायद जाएंगे वापस एंड सिर्फ टेस्ट तक शायद रिस्ट्रिक्ट करा जाएगा उनको, बट जिस तरीके से प्रेशर उनके ऊपर बनता जा रहा है, इसके बाद एक इंग्लैंड सीरीज भी आ रही है, वहाँ पे भी प्रेशर होगा आपके ऊपर, तो थोड़ा कम होना जरूरी था। एंड अगर हम लोग जरा इनके टॉस और कंडीशंस की बातें भी करें, एक ब्लैक सॉइल विकेट था एंड काफी शाइन दिख रही थी ऊपर, तो इट वाज अज्यूम्ड कि अच्छे रन स्कोर होंगे यहाँ पे। 200 वगैरह जो बने अल्टीमेटली वो एक्सपेक्टेड था वहाँ पर। टॉस जीत के SRH बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है, नॉट अ सरप्राइज वंस अगेन, बट जो चेंजेस थे, चार चेंजेस हमें हर टीम में देखने को मिले यहाँ। तो
अब SRH अगर ये चेंजेस करी मेरे को समझ में आता है. अब यहाँ पे हम लोग काफी सारे प्लेयर्स देखे, अथर ताइडे फाइनली देखे, हर्ष दुबे देखे यहाँ पे, जिनका डोमेस्टिक सीजन बाय द वे जिनको नहीं पता बहुत अच्छा गया था विद बोथ बैट एंड बॉल. ही इज नॉट जस्ट अ बॉलर बाय द वे, ही कुड बी अ पोटेंशियल ऑलराउंडर गोइंग फॉरवर्ड. एंड इसी के चलते एक्चुअली में बैटिंग डेप्थ भी बड़ी थी. SRH के इस बार कमिंदो मेंडिस भी क्योंकि खेल रहे थे तो 7-8 बॉलिंग ऑप्शन, 7-8 8 भी, नंबर 8 पे हर्ष दुबे अगर आप लेते तो फिर 9 पे कमिंस भी आते हैं. हाँ. अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बन गया था. नीतीश कुमार रेड्डी ने फाइनली बॉलिंग भी करी है. तो वो फाइनली वो रिदम और वो टेम्पलेट पकड़ रही थी SRH, ऑल्दो इट इज टू लेट बट होपफुली फॉर द नेक्स्ट सीजन विल मेक सेंस. मेरा मेन इशू क्या था यहाँ पर, अगर मैं LSG की बातें करूँ, चलो बिश्नोई आते हैं, हमने प्रेडिक्ट करा भी था, विल ओरोक आते हैं, आकाशदीप आते हैं, शार्दुल ठाकुर वापस आ जाते हैं, मिलर को हटा दिया आपने. मतलब पहली बात तो क्या शार्दुल प्लान्स में थे या फिर उनको लाना पड़ गया क्योंकि आपको एक बैटर चाहिए था नीचे? मतलब वो नहीं होते तो प्रिंस आते. मेरा पॉइंट ये था कि आप आकाशदीप वापस लेके आए, हु ऑब्वियसली वाज नॉट लुकिंग ग्रेट इन द वाइट बॉल फॉर्मेट, एंड आकाश सिंह जिसने इतनी अच्छी बॉलिंग करी थी लास्ट मैच में, आपने उनको निकाल दिया. तो वो क्यों सेंस बनता ही नहीं था एक्चुअली. प्लस सिर्फ 6 बैटर खिलाए. हाँ, या तो क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए था. अब समझ में आ गया कि 5 बॉलर से गेम नहीं बनता. हाँ. इस बार तो मार्करम से बॉलिंग करे, 7 बॉलिंग ऑप्शन यूज करें. फाइनली वो चीज क्लिक करी इन लोगों को, बट नाउ इट इज टू लेट इन द सीजन. तो वही बात है कि इट समटाइम्स सरप्राइजेस में कि कैसे इतनी बड़ी मैनेजमेंट्स को भी ये चीज कैसे क्लिक नहीं होती. इट्स वेरी, मतलब बहुत पेक्यूलियर चीज है देखने के लिए. बट क्या अगर फर्स्ट इनिंग्स की बातें करते हैं, पावर प्ले में इट वाज अ स्टेलर स्टार्ट. 69 फॉर नो लॉस थे. मार्श ने जो बैटिंग करके दिखाई, आई थिंक ही वाज द स्टार. मार्करम एक्चुअली में स्टार्टिंग में सेकंड फिडल प्ले कर रहे थे. अगर बॉल ही बहुत ज्यादा नहीं मिल रही थी मार्करम को खेलने को. मार्श ही लगे पड़े थे एक तरफ से. आई वुड से हर्ष दुबे ने 2 ओवर डाले थे पावर प्ले वो अकेला बंदा प्रॉमिसिंग लग रहा था. वो 2 बार आउट कर सकता था अपनी पहली बॉल पे ही. मार्करम वाला तो चलो मैं कहूंगा कि बहुत ही स्टैंडर्ड स्टंपिंग था जो कि होना चाहिए था. बट मिचेल मार्श का जो अंडर एज लगा था वो आप मतलब उसके लिए आप ब्लेम नहीं कर सकते. एकदम एंड मोड पे नीचे आ गए, वो पैरों में फंस जाती, वरना मतलब वो कैच आपको कभी एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए कीपर से. वो इम्प्रैक्टिकल कैच है वो मतलब होता ना कि नॉर्मल इंसानों से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए. तो वो आई थिंक छोड़ा भी है. उसमें ऐसा होता है कि आपने पैर जोड़ के पैड पे खाली बॉल और पीछे नहीं गई 22 पे. तो वो बेटर है. वही बहुत बड़ी बात है. तो आई थिंक वो मैं नहीं कहूंगा ईशान किशन को, लेकिन दूसरा वाला तो होना चाहिए था. वो आई थिंक ऑल्दो उनको छक्के पड़े डाउन द ग्राउंड, उनको 2-3 छक्के लगाए मार्करम ने और मार्श ने, दोनों ने. एंड आई थिंक दैट ऑल्सो ओनली हेल्प्ड हिम गेट मार्श's विकेट लेटर ऑन. मैं एक्सप्लेन करूंगा. बट ही लुक प्रॉमिसिंग. बाद में उससे पहले अगर हम लोग बात करें, हर्षल, ईशान मलिंगा, कमिंस, सबकी पिटाई हुई थी स्टार्टिंग में. तो अगले फेज में भी 6 से 10 ओवर के बीच में भी I think this was one of the smartest displays of batting in this game easily. क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बैटिंग चल रही थी मार्श और मार्करम की, एक भी विकेट नहीं गिरता, 39 रन आते हैं. दैट्स ऑलमोस्ट 10 रन्स एन ओवर. अगर आप इंटरेस्टिंग बात देखोगे ना, हर एक ओवर को एनालाइज करना यहाँ पे, मोस्टली हर ओवर का केस क्या रहा है, सिर्फ एक बॉल पे कोई छक्का चौका है, बाकी हर बॉल पे सिंगल डबल हुआ है. डॉट बॉल्स वर्चुअली कोई भी नहीं थी. तो इतना स्मार्ट प्ले था कि आपको जबरदस्ती आउट ऑफ द वे जाके हिट आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉलर वैसे भी एक ओवर में 1-2 वीक बॉल्स तो डालेगा. यू वेट फॉर दैट और उस पर आप कैपिटलाइज करो और 100% कैपिटलाइज करो फिर, एंड बिल्ड अराउंड दैट डिलीवरी इन द रेस्ट ऑफ द ओवर. तो वो मुझे बहुत स्पेसिफिकली, बिकॉज जीशान और हर्ष ने इतनी बुरी बॉलिंग करी नहीं इस फेज में, लेकिन आप फिर भी देखोगे कि उनके हर एक ओवर में 9-10 रन आ रहे थे. बहुत स्मार्ट बैटिंग हुई थी. 10 से 15 ओवर के बीच में जब अल्टीमेटली मार्श आउट होते हैं, अब वो कैसे आउट हुए हैं, हर्ष दुबे को जो डाउन द ग्राउंड छक्के मार रहे थे, उसमें क्या होता है ना कि बात, यू आर ऑलवेज प्लेइंग ऑन अ रिस्क की बॉल बाहर टर्न नहीं करेगी, हमेशा बॉल एज एन अंडर कटर अंदर ही आती रहेगी. तो जब वो अंदर आ रही है और टप्पे तक पहुंचे तब तक सीधे छक्के मार रहे हो. एक बॉल अगर मुंह के सामने से टर्न कर जाएगी तो एज लग जाएगा. एग्जैक्टली वही होता है. और थर्ड मैन पे वो कैच उनका अच्छा पकड़ लिया जाता है. एंड दैट इनडायरेक्टली मेंट कि इस बार पूरा नहीं आ रहे. एंड नंबर 3 पे पंत ने अपना क्या डिसीजन था भाई. मतलब आपने पूरा अपने IPL का सीजन निकाल दिया. तब आपने कोई कॉन्फिडेंस गेन नहीं करा. आपने अपने आप को और नीचे डाल दिया. कई बार आप नंबर 5 नंबर 6 पे बैटिंग करने आ रहे हो, अपने अब्दुल समाद, मिलर सबको ऊपर भेज दिया. करेक्ट. एंड इस मैच में आके जब ऑलरेडी आपके क्वालिफिकेशन के सिनेरियो बहुत ज़्यादा नैरो है, बहुत कम चांस है कि आप क्वालिफाई कर पाओगे, आपको हर मैच जीतना है. उसके बाद यू से कि अच्छा हमारा जो बेस्ट बैटर है वो अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा. और तो वही बात है कि नंबर 3 नंबर 4 पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है. बट ऋषभ पंत वांटेड टू गेन सम कॉन्फिडेंस इन दिस मैच आउट ऑफ ऑल द मैचेस. मतलब हाँ, मेरे को भी समझ में नहीं आया ऑनेस्टली. एंड थोड़ा वो होता ना कि जब किस्मत साथ नहीं दे रही होती है तो फिर आपका वो कॉटन बोल्ट भी जिस तरीके से भाई, वो तो क्या तुक्के का कैच पकड़ा. मतलब वो स्टेप आउट करके पुल कर रहे थे और उसको एक पेसर ने अपने फॉलो थ्रू में कैच पकड़ा है.
वी कैन नॉट इवन इमेजिन कितना डिफिकल्ट होता है। मतलब प्रॉपर वो स्लोमो भी अब देखोगे तो पूरे स्ट्रेच हो रखी थी बॉडी और तब हाथ में आके फंसी थी वो। तो वन फॉर द एजेस। मतलब मैं ये तो कहूंगा ही कि अनलकी तो वो थे ही। हर्षा भोगले ने एग्जैक्टली कहा था कि जब आपका फॉर्म नहीं चल रहा होता तब आपके ऐसे भी कैचेस पकड़े जाते हैं। तो ये ऑब्वियसली सच है, बट मतलब आई एम क्वेश्चनिंग द डिसीजन इटसेल्फ कि क्या एग्जैक्टली रीजन रहा होगा उनके पीछे। आई वंडर। बट इसमें एक और ऑब्जर्वेशन क्या थी कि नीतीश कुमार रेड्डी फाइनली बॉलिंग करने के लिए आते हैं। हाँ। एंड इस फेज में, ये मिडिल ओवर्स के फेज में, ही वाज एक्चुअली क्वाइट डिसेंट। हाँ, उन्होंने आखिरी ओवर में रन दिए हैं डेथ ओवर्स में आके, बट इस फेज में फॉर अ स्टार्टिंग पॉइंट इतने टाइम बाद बॉलिंग कर रहे थे, ही वाज एक्चुअली क्वाइट डिसेंट। वाज वेल सपोर्टेड बाय पैट कमिंस आल्सो द कैप्टन। बट एज एन इंडियन अगर मैं देख रहा हूँ तो ये एक पॉजिटिव साइन में लूंगा, स्पेशली बिफोर द इंग्लैंड टूर। हाँ, क्योंकि डेथ बॉलिंग में वैसे भी ऊपर नीचे होता रहता है, हर किसी का दिन नहीं होता। डेथ ओवर्स की अगर हम लोग बातें कर लें यहाँ पे, तो आई थिंक दे डिड रियली वेल। 59 रन आते हैं यहाँ पर, ऑल्दो 5 विकेट गिर जाते हैं, एंड उसमें से मोस्टली विकेट्स लास्ट ओवर में रन आउट हुए हैं काफी सारे। तो बट पूरन ने जिस तरीके से बैटिंग करी है, फाइनली वो जो हम लोग को इनिशियल फेज में फॉर्म दिख रहा था, कहीं ना कहीं वो वापस आता हुआ दिखा है। भाई पूरन जब वो आउट हुए थे, रन आउट जो हुआ था उनका अब्दुल समाद के साथ, यस, उसके बाद इतना ज्यादा मिक्सअप हुआ है। पहली बात तो हमने ऋषभ पंत का जब वो आउट हुए थे उसके बाद उनका वो देखा था रिएक्शन गोयनका जी का। क्या? वो बाहर बैठ खड़े होके देख रहे थे मैच और एकदम से अंदर चले गए स्टैंड के। अच्छा, इतना मतलब वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे उस बात को लेके। अच्छा, ये नहीं देखा था ये पूरन वाला स्पेसिफिकली आई रिमेम्बर, क्योंकि इससे पहले एक बार हुआ था जहाँ पे उनने कॉल करी थी, फिर नीतीश कुमार रेड्डी फंस गए थे उनके साथ, तो वो नीचे गिर गए थे पूरन, तो उसके चक्कर में सिंगल नहीं हो पाया। उसके बाद जो भी आउट हुए लास्ट ओवर में हुए, प्रॉब्ली ही वांटेड टू मैक्सिमाइज दोज बॉल्स, बट जब वो आउट हुए थे उसके बाद वो जाते हुए अब्दुल समाद को चिल्ला के कहते हैं, उसके जब वो अंदर जाते हैं तो उनके विजुअल्स आते हैं कि वो किसी और से बात कर रहे हैं और वही गुस्से में उस टाइम पे। और उसके बाद जब अब्दुल समाद आउट होते हैं, क्योंकि वो भी लास्ट ओवर में चले गए थे, उसके बाद उन्होंने कुछ बैट पकड़ के नीचे फेंका था पूरन ने। हाँ, तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे, मतलब शायद उनको लग रहा हो कि वो बेटर कर सकते थे उस पे। प्लस लास्ट ओवर मैक्सिमाइज उतना शायद और कर लेते अगर वो स्ट्राइक पे होते तो। हाँ, फॉलो रन आए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज कहूंगा, हर्षल पटेल ने जो पहला ओवर डाला था डेथ में, उसमें जब वो माकरम को बोल्ड मारते हैं स्लोअर यॉर्कर पे, जिस तरीके से उन्होंने धोनी को आउट किया था धर्मशाला पे 2023 में, वो उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिलीवरी रही है। उससे पहले ना वो काफी ज्यादा बॉल स्लॉट में पेस अप डाल रहे थे, स्लो डिलीवरी ट्राई नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे 3 बॉल पे लगातार बाउंड्रीज आई थी। उसके बाद जैसे उन्होंने एक स्लो यॉर्कर ट्राई करी, तुरंत माकरम आउट हो गए थे। सिमिलरली उन्होंने जो सेकंड लास्ट ओवर डाला है, आई थिंक वहां पे कहीं ना कहीं दोबारा वो रन उन्होंने लीक इसलिए करें बिकॉज पेस ऑन डिलीवरीज बहुत ट्राई हो रही थी। ऐसी विकेट पे जहाँ पे पिच से इतना हेल्प नहीं मिलने वाला, वहां पे आपको हाथ से थोड़ा मतलब वो वेरिएशन लाना ही पड़ता है, जो कि हम हार्दिक पांड्या के लिए यूजुअली कहते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार रेड्डी को भी जो लास्ट ओवर दिया गया वो भी थोड़ा क्वेश्चनेबल है, बिकॉज क्या आपने मिस कैलकुलेशन करी है? जीशान ने सिर्फ 1 ओवर डाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जीशान ने 2 ओवर डाले। 2 ओवर डाले। तो जब 2 ओवर का कोटा पे बचा हुआ था आपका, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि शायद बीच में अगर 1 ओवर डलवा देते तो परहैप्स हर्षल पटेल, पैट कमिंस, ये जैसे लोग जो हैं जो कि प्रॉपर सर्टिफाइड डेथ बॉलर्स हैं, वो लास्ट ओवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते थे। लाइक नीतीश कुमार रेड्डी विल नॉट बी योर गो टू चॉइस। मतलब मुझे तो इतना ज़्यादा ये आई डोंट नो हाउ टू परसीव दिस, क्योंकि ऐसे टाइप के डिसीजंस अगर कोई कर सकता है तो पैट कमिंस ही करेगा। मतलब इस पूरे आईपीएल सीजन में हमने देखा है कि अच्छा, जब आपको एक लंबी चेस करनी है, जब आपको एक कम टोटल भी डिफेंड करना है, तो वो बंदा कहता है अच्छा अभिषेक शर्मा आके ओपन बॉलिंग कर दो। मतलब मैं ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी टूर्नामेंट हार चुके हैं, तो Does not perhaps matter, वो हाँ, एक्सपेरिमेंट करने की, चलो नीतीश कुमार रेड्डी को एक चांस देता हूँ। हाँ। तो उस पर्सपेक्टिव से सोचा है तो बहुत ही अच्छा डिसीजन था ये कि नेक्स्ट साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप। खैर ये बात थी, लेकिन एक अगर मैं सेकंड इनिंग्स की बात करूँ यहाँ पर 72 for 1 इन द पावर प्ले, एंड दिस वाज अ कंप्लीट अभिषेक शर्मा शो। थर्ड ट्राइज टू डोमिनेट, बट वो फ्लिक करते करते टॉपेज लग जाता है उनका, थर्ड मैन पे कैच हो जाते हैं वो। अब वही फर्स्ट इनिंग ऑफ द सीजन, कुछ मैं जज करूंगा नहीं यहाँ पे। अभिषेक शर्मा ने जो क्लीन हिटिंग करी है, लेकिन यार हाँ, मजा आ गया देखकर। मतलब कर रहे थे साथ के साथ ईशान किशन जब आए तो वो भी मतलब ऑफ लेट तो देखने में लगा है कि यार वो कुछ बिल्कुल ही अच्छे टच में नहीं है, बट फॉर अ चेंज, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड चेंज, ईशान किशन थोड़े ज्यादा संभले हुए लग रहे थे। शायद उसी स्ट्राइक रेट पे नहीं मारेंगे पर संभल के खेल रहे थे। सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग जो चीज थी मेरे लिए वो ये थी कि आकाशदीप और विलोरोक को तो स्पेसिफिकली अगर आप नोटिस करोगे, मोस्ट ऑफ द बाउंड्रीज जो कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने मारी है वो कवर्स के थ्रू मारी है। ओके, मतलब इन दैट रीजन या तो आप छक्का टपा रहे हो या तो थ्रू द कवर्स आप शॉट मार रहे हो, बाउंड्रीज मार रहे हो। इट वॉज अनरियल टू सी जिस लेवल की वो ऑन द राइज पावर हिटिंग कर रहे थे। तो आवेश खान ने एक्चुअली में ये चीज नोटिस करी थी, एंड अगर आप नोटिस करोगे तो आवेश खान ने फिर अभिषेक शर्मा की बॉडी लाइन पकड़ी हुई थी।
Okay. उसमें भी क्योंकि वही है कि सिर्फ 2 ही फील्डर बाहर अलाउड होता है और अगर बंदा अच्छे टच में तो आप कुछ नहीं कर सकते हाँ। तो उसमें वो फ्लिक कर करके भी उसने जो है वहां पे गैप निकाले थे, छक्के चौके मारे थे। Yeah. आवेश खान एक्चुअली नोटिस दैट, बट वही क्योंकि अभिषेक शर्मा इतने अच्छे फॉर्म में थे तो ही कुड नॉट रियली अवेल दैट। अच्छा, अभिषेक शर्मा ने जो बैटिंग करी है 19 बॉल्स पे कितना, 20 बॉल्स पे 59। अभिषेक शर्मा ने 20 बॉल्स पे 59। दैट्स ऑलमोस्ट 300 स्ट्राइक रेट। हाँ, 295 की बन रही है। मैं मतलब ये कहूंगा कि स्पेसिफिकली जो मुझे लगता है कि जहाँ पे उनने एक्सट्रीम पेस पकड़ ली, पावर प्ले के बाद जस्ट ही बाद बिश्नोई को ला गया था और वो 26 रन पड़े थे, इसमें 4, हाँ, और वो उसके बाद डलवाया नहीं ओवन से, पर उसमें वो 4 छक्के उन्होंने लगातार मारे थे अभिषेक शर्मा ने। अभिषेक शर्मा तो अच्छा कर ही रहे हैं। ऑफ लेट हमने कैसे प्रीव्यू में बात करी थी कि उनका ग्राफ धीरे धीरे वापस ऊपर जा रहा है, दैट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया। बट मतलब बिश्नोई, द गाय हु वाज वंस रैंक्ड नंबर 1 इन T20 बॉलिंग रैंकिंग्स, वो एकदम से उनका इतना ज़्यादा गंदा IPL जाना, जहाँ पे वो एकदम ही क्लूलेस लग रहे हैं। कहाँ हम बात करें कि अच्छा वो लेग स्पिन भी नहीं करा पा रहे ढंग से, इसके पीछे क्या एग्जैक्ट रीज़न हो सकता है? यार आई थिंक फर्स्टली इस साल तो पर्टिकुलरली मैंने बहुत ज़्यादा उनको देखे कि अपनी स्टॉक डिलीवरी पर टेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेग स्पिनर्स हार्डली देखने को मिल रही है, इज टू क्विक थ्रू द एयर एंड मोस्ट ऑफ द डिलीवरी जो कि हमने प्रीव्यू में भी कहा था कि या तो स्लाइडर्स जा रही हैं या तो गुगलीज जा रही है जो कि एंगल के साथ आपसे बाहर ही निकलने वाली है फॉर अ लेफ्ट हैंडर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा बॉल को फ्लाइट अप करोगे एंड ट्रस्ट करोगे, बैक करोगे अपने आप को कि नहीं बैटर टेम्प्ट होकर मारने जाएगा, टॉप एज लेगा, तो शायद विकेट टेकिंग एबिलिटी वापस आ जाएगी। मतलब रिस्क ज़्यादा लें, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा यार। एक रिस्क स्पिनर को हमेशा एक विकेट टेकिंग ऑप्शन माना जाता है। वो क्यों माना जाता है? बिकॉज ही इज ऑलवेज द बिगेस्ट रिस्क टेकर। क्योंकि जितना आप रिस्क से बॉल रिलीज करते वक्त फ्लाइट करोगे, बॉल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में चांसेस होते हैं पिटने के, लेकिन विकेट के भी चांसेस बहुत आते हैं। तो एक वो ट्रेडिशनल सेटअप पे अगर थोड़ा सा ज़्यादा मूव करेंगे कहीं ना कहीं, मुझे लगता है उससे फर्क पड़ेगा। प्लस यार कुछ साल होते हैं जिसमें रिदम नहीं बन रही होती है। इट्स नॉट लाइक ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर इंडिया कंसिस्टेंटली, बहुत कंसिस्टेंट उनको मिला भी नहीं है। तो इनफैक्ट इस IPL में भी अगर आप देखोगे तो उनको कुछ मैचेस में ड्रॉप भी करा गया। ही इज नो मोर द प्राइमरी स्पिनर, दिग्वेश को बना दिया गया। ऑल्दो ही हैज अर्नड इट, बट मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो फेज भी चल रहा है। प्लस थोड़ा बहुत होता है ना कि ही इज बैकिंग टू मच ऑफ हिज गूगलीज एंड स्लाइडर्स। थोड़ा सा कभी कभी ट्रेडिशनल सेटअप पे वापस आना पड़ेगा। ये चीज़ इनिशियली एक बार अश्विन के साथ हुई थी, मिड 2010s अर्ली 2010s की बात है, जब ही वॉज ट्रांजिशनिंग इन टू अ प्रॉपर फुल बोन टेस्ट मैच विनर। तब हुआ था ही वॉज स्ट्रगलिंग अ बिट कि वो बैलेंस कैसे मेंटेन करा जाए, कि हम लोग कब वो स्लाइडर्स, कब वो कैरम बॉल कितनी यूज़ करें, कब अपनी स्टॉक डिलीवरी यूज़ करें। होने क्या लग गया था बेसिकली, एक फेस है इसमें टेस्ट मैचेस में बहुत ज़्यादा कैरम बॉल डालने लग गए थे। तब लोग कमेंटेटर्स कहते थे कि यार ही शुड बी बैकिंग ए स्टॉक डिलीवरी मचूर, इतनी लंबी हाइट है, इतना अच्छा लूप आता है, इतना अच्छा ग्रिप करती है बॉल को। तो जब वो करना उन्होंने शुरू करा दोबारा, तो फिर ये तो सेम चीज इस सीजन भी काफी लोग कह रहे हैं कि वो कैरम बॉल ही डाले जा रहे हैं। बट ये देखो, एक फिंगर स्पिनर और एक रिस्ट स्पिनर को सिचुएशन ही बहुत अलग होता है। जैसे अश्विन ने आज काफी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई बीच में, बट खैर अश्विन ने तो अपना जो खेलना था खेल लिया, तो रिटायर हो चुके हैं। बिश्नोई हैज हिज होल करियर इन फ्रंट ऑफ हिम। अल्टीमेटली दिग्वेश वाज द गाय हु क्रिएटेड द डिफरेंस। पावर प्ले में भी उन्होंने 3 रन दिए थे सिर्फ अपने ओवर में, एंड अभिषेक शर्मा को गूगली पे आउट करते हैं फिर से। ऑल्दो ही वाज, आई थिंक ही रेड इट एंड ही वाज ट्राइंग टू हिट इट ओवर कवर्स, बट बॉल स्लाइस हो जाती है बैट के ऊपर। एंड जो वो लफड़ा हुआ है भाई, मेरे साथ पता है क्या होता है, जैसे ही कुछ, जैसे मैंने देखा कि आउट हुआ है तो मैं तुरंत नोट्स बनाने लग जाता हूँ, आई एम वेटिंग फॉर द रिप्ले, ताकि बॉल का मुझे क्लोजअप दिखे कि क्या बॉल डालने जा रहा था। और उसमें ना मेरे से लड़ाई मिस हो गई थी पूरी, तो मैंने बाद में कैचअप करी। तुमने रियल टाइम देखा था तो क्या हुआ एग्जैक्टली? भाई मैं तो उसी टाइम पे मेरा दिमाग, मतलब इट वॉज क्वाइट क्लियर टू मी कि दिग्वेश राठी वॉज द वन जिसने पूरी इग्नाइट करी। ठीक है। एंड मतलब जब उनका सेलिब्रेशन होता है, पर्सनली आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। हाँ, ठीक है। मतलब मैं तो जितने भी क्रिकेटर्स जो कि इससे बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, जैसे अभिषेक शर्मा भी हो गए थे, मैं तो खुद ये कहूँगा कि यार आप बहुत बड़े सॉफ्टी हो यार, आप बड़ी जल्दी आप इतना ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती हैं चीज़ें अगर आपको कोई थोड़ा सा भी ये कह दे। और बॉलर्स वैसे ही हमें देखने को मिलता है कि यार अब इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस उन पे लगते हैं, बैटर्स आके कुछ भी यस कर दे। विराट कोहली ने श्रेयस अय्यर के सामने जो नाचा था पूरा मैच जिताने के बाद, कायदे से आप उस पर भी लगा सकते थे चाहो तो, बट वो कुछ लगा नहीं। कुछ लोग ऑफेंड हो गए भाई उस बात को लेकर कि विराट कोहली कितना एरोगेंट है वगैरह, मस्ती कर रहा है यार। नहीं, मस्ती तो कर रहा है, पर मतलब हमें पता है मस्ती कर रहा है। हाँ, अगर आप पर वो ऑब्वियसली मस्ती कर रहा है, दिग्वेश राठी मस्ती नहीं कर रहा था। अगर आप एक आइडियल सेंस में देखोगे, पहली बात तो जो दिग्वेश राठी ने करा उसके ऊपर बात करते हैं। अगर उनका नॉर्मल ये सेलिब्रेशन होता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनने पहले तो अभिषेक शर्मा तुरंत जाने लग गए थे, उनको कुछ ऐसे ऐसे करा और फिर निकल बोला, तब भी अभिषेक शर्मा ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद जाके उन्होंने अपना राइट ऑफ सेलिब्रेशन करा।
उसके बाद जब वो जा रहे थे, अभिषेक शर्मा ने पीछे मुड़ के देखा है, दिग्वेश राठी भी उनकी तरफ देख रहे थे, तब कुछ झड़क हुई उनके बीच में। एंड देन फिर अभिषेक शर्मा ने हेलमेट उतारा और आपस में आके लड़ने लग गए वो लोग। तब अंपायर्स इन्वॉल्व हुए, उनने कहा जाने को, और अभिषेक शर्मा ने जाते हुए कुछ ऐसे कहा कि भाई चोटी पकड़ के मारूंगा। पता नहीं क्या कह रहे थे, पर मेरे हिसाब से जो लाइन क्रॉस थी वहां पे हो गई थी जब उनने ऐसे करके निकलने को बोला। मतलब तुम आउटराइट जाकर उनको प्रोवोक कर रहे हो बेसिकली। मतलब लोग कहते हैं ना कि आप बैट्समैन के सामने कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तो आपने पहले अटेंशन ग्रैब करी उनके, उसके बाद चल निकल यहाँ से। तो वो थोड़ा ज्यादा हो गया था अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द आईपीएल, एंड उसी के चलते उनकी 50% मैच फी भी जो ले ली गई थी, एंड अब नेक्स्ट मैच से उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो जीटी वाला मैच वो खेलेंगे नहीं। बट मतलब मुझे लगता है कि क्रिकेट एज अ स्पोर्ट में अगर मैं बात करूं तो आई फाइंड दिस वेरी सॉफ्ट कि यार इतना ड्रामा तो अलाउ होना चाहिए स्पेसिफिकली इन आईपीएल। बट अगर मैं रूल्स के हिसाब से चलूंगा तो इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट। इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट एंड आई थिंक अच्छी बात ये कि उसके बाद सब सॉर्ट भी हो गया था। भाई शॉट तो जब वो हैंडशेक करने जा रहे थे तो भी शॉट नहीं हुआ था। नहीं, बाद में विजुअल्स आए कि वो हंस रहे हैं, फिर वो उनको आना पड़ गया ना, राजीव शुक्ला जी को आना पड़ गया। नहीं, उनके आने के जस्ट पहले ही वो विजय दहिया भी थे एक्चुअली वहां पे। अच्छा, तो वो समझा रहे थे अभिषेक शर्मा और उसको, तो वो फिर हंसने लग गए थे। फिर वो हंस रहे थे, तब तक पीछे से शुक्ला जी आ गए भाई। पर मतलब शुक्ला जी को इन्वॉल्व होना यहाँ पे तो काफी बड़ी बात हो गई। वाइस प्रेसिडेंट आके इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर। आई थिंक ये दिस इज अ थिंग जो कि अभी एक हफ्ते में लोग भूल जाएंगे। इतना कुछ वो तो पक्का जाएंगे, वो तो मुझे लगता है विराट गंभीर लोग भूल गए तो ये क्या इन खिलाड़ियों को भी आई डोंट थिंक इतनी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होती है। सब फील्ड पे रहती है। पर्सनली अगर आप ले रहे हो तो फिर आप ही बेवकूफ हो। खैर, अगर हम लोग बात करें जब अभिषेक शर्मा आउट होते हैं, यहाँ तक ना ईशान किशन एक्चुअली में सेकंड फिडल प्ले कर रहे थे। In my opinion, he never really got going throughout the innings. मतलब क्लासन ने भी आके he played so much better. काफी अच्छी innings खेली, 47 runs बनाए उन्होंने, quick fire 47 runs, and eventually he killed off the game क्योंकि आखिरी के 5 ओवर तक आते आते 10 से 15 ओवर के बीच में 51 runs और आते हैं। आखिरी के 5 ओवर में कुछ वो बचे ही नहीं थे, स्कोप ही नहीं बचा हुआ। 35 रन मार के खत्म। मेन सिर्फ एक क्वेश्चन है आखिरी 5 ओवर के लिए। देखो, सबसे पहले आकाशदीप और आवेश बॉलिंग करते हैं, दे एक्चुअली बोल्ड 2 गुड ओवर्स। ज्यादा रन गए नहीं थे, बाउंड्रीज आई नहीं थी, डॉट बॉल से सिंगल्स में गेम चल रहा था। आप 18th ओवर जो है क्यों शार्दुल ठाकुर को दोगे जब विलोरोक के 2 ओवर बचे हुए थे? वो मुझे थोड़ा डाइसी लगा। आई नो विलोरोक की पिटाई हुई थी पहले, बट क्या आप आर यू सीरियसली टेलिंग मी कि राइट नाउ शार्दुल ठाकुर वुड बी अ बेटर चॉइस फॉर डेथ ओवर्स? थोड़ा क्वेश्चनेबल लगा। तो वहां पे मुझे लगता है ऋषभ पंत की कप्तानी पे थोड़ा सवाल आएगा। या इससे अच्छा प्रीपोन कर देता अवेश खान का ओवर भी, क्योंकि रन इतने बचे नहीं थे। तो मतलब इस आईपीएल सीजन में हमने देखा कि उन्होंने कुछ मैचेस में बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम रिस्क लिए हैं, पर वो शायद कभी कभी पे ऑफ कर गया है। पर वही सेम चीज कभी कभी पे ऑफ नहीं भी करी है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ बट जो रिस्क लिए वो एक्चुअली में अग्रेसिव डिसीजंस थे। हाँ, ये अग्रेसिव डिसीजन नहीं है। ये तो मतलब अग्रेसिव बॉलर वुड हैव बीन विलोरोक। अग्रेसिव डिसीजन होता है कि ये बंदा पिटा है लेकिन मैं फ्री बैक करूंगा बिकॉज ही ऑफर्स मी मोर पेस एंड बाउंस। शार्दुल ठाकुर का ना मुझे लगता है एक बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच था कि चलो इनको ले आते हैं और आखिरी दौर में देखा जाएगा क्या होगा। अच्छा, वो मुझे थोड़ा कॉन्ट्री लगा एक्चुअली में। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। खत्म हो गया सीजन अब इन लोगों का। आखिरी 2 मैचेस में देयर इज नथिंग टू प्ले फॉर। परहैप्स द ओनली लाइट वुड बी कि बॉटम 3 में फिनिश ना करें, क्योंकि एसआरएच के भी अभी 1-2 मैचेस बचे हुए हैं। बट क्या मतलब इस साल क्या कहेंगे हम लोग एलएसजी के लिए? भाई मतलब अब कायदे से देखा जाए तो मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो तो इन्हें सरपास करी हैं। बट गोयनका जी की जो होंगी, प्लेयर्स की खुद से जो होंगी, ऋषभ पंत वुड हैव नेवर थॉट कि यार इतना गंदा उनका सीजन जाने वाला है। उनके लिए मुझे स्पेसिफिकली काफी पर्सनल बैटिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब भाई यार कप्तानी का तो अब देखो वाइड बॉल में तो आई डोंट थिंक सो उनका है चांस कप्तानी का इधर वे। प्लस ही वाज नॉट गिवन अ गुड टीम टू स्टार्ट विद। हाँ, प्लस मतलब टेस्ट में भी देख के लग रहा है कि शायद उनका वो कप्तानी का वो नहीं होगा। तो भाई गिल जैसे भी कप्तानी करा, मना भी कौन करेगा? या तो इट डज नॉट इवन मैटर कि एज अ कैप्टन वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स कि उनके करियर में क्या उन्हें इंडियन टीम की कप्तानी मिलेगी, प्रॉब्ली नॉट इस टाइम पे। तो अपनी फ्रेंचाइज के लिए यस ही डिड गुड। पॉइंट वही है कि क्या आप ये चीज़ गोयनका जी को समझा सकते हो? वो हर मैच, इस मैच का भी वो विजुअल तो आया ही था कि वो आके हंसी मजाक कर रहे हैं, आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। बट आई डोंट नो उनकी आपस में क्या बातें होती हैं। बट ओवरऑल भाई एज अ सीजन देखा जाए, अगर हम पूरन की बात कर लें, वो बंदा भाई ऑलमोस्ट ऑरेंज कैप में 9-10 पे फिनिश कर रहा है इस टाइम पे। तो कहाँ हम बात कर रहे थे ऑरेंज कैप ले जा सकता है, पर वो वैसे टाइप का स्ट्राइक रेट पे उतने रन पुल ऑफ करना, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। बट चलो बैटिंग में पॉजिटिव्स थे अगले साल के लिए। ऑफ कोर्स सीजन खत्म हो जाएगा, हम हर टीम का रिव्यू करेंगे, तब उसकी और बातें करेंगे। बट नाउ लेट्स कम टू सीएसके वर्सेस आरआर, तिहाड़ क्लासिको। मतलब बात वही थी कि टीम कौन सी लास्ट आएगी ये डिसाइड हो जाएगा। एंड आई थिंक चेन्नई डिजर्वेडली लास्ट आई है, इजीली द वर्स्ट टीम।
राजस्थान रॉयल्स जो कि हर चेस को बॉटल करते हुए आई है, संजू सैमसन खुद हंस के कह रहे थे हाँ भाई, टॉस पे। बेसिकली टॉस पे सैमसन जो है टॉस जीत के कहते हैं कि हम चेस करेंगे, एंड कहते हैं कि गिवन आर कंडीशन राइट नाउ देयर वाज अ टेम्पटेशन कि मैं पहले बैटिंग करूं, बट मैंने कहा हम बैक करेंगे, थोड़ा ब्रेव कोई ना कोई दिन तो आएगा ही जहाँ पे करेंगे। हाँ, तो दिल्ली में मैच था ये वाला। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं चेंजेस की बात करूँ, चेन्नई की तो सेम टीम थी, नो इश्यूज विद दैट। युद्धवीर जो है फरूकी की जगह पे आ गए थे, वो एक बहुत बड़ा चेंज था, जो कि परहैप्स वही वाली बात है कि आप नेक्स्ट सीजन की तरफ देख रहे हो कि आप कौन से होम ग्रोन टैलेंट को अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। मतलब आई थिंक आई वोंट इवन माइंड दिस चेंज। फरूकी का वैसे भी सीजन कुछ खास अच्छा जा नहीं रहा था, युद्धवीर ने आके थोड़ा बहुत तो परफॉर्म कर ही दिया अगर आप बात करोगे। करेक्ट, बट इट्स नॉट अ बैड थिंग, नॉट अ बैड थिंग। अगर हम लोग फर्स्ट इनिंग्स की बातें करें यहाँ पे 68 for 3 इन द पावर प्ले, चेन्नई ने फाइनली वो थोड़ा सा रिदम और इंटेंट दिखाना शुरू करा है पावर प्ले के अंदर। ऑल्दो अभी वो चीज़ परफेक्टली पुल ऑफ नहीं हो रही बिकॉज इट इज कॉस्टिंग देम विकेट्स, बट एटलीस्ट अब रन आने शुरू हो रहे हैं। ये हमने केके वाले मैच में भी देखा, बहुत बड़ा एक शिफ्ट हमें इसी सीजन देखने को मिला है ये सीएसके की मेंटालिटी में, वेयर दे रियलाइज्ड कि अच्छा भाई हम तो हो गया, हमारा टाइम हो गया और अब हमें नए प्लेयर्स आने पड़ेंगे। बट पॉइंट ये है कि ये जो पूरा चेंज आया है, शिफ्ट इन मेंटालिटी आई है, शिफ्ट इन अप्रोच आया है, वो धोनी के अंडर आया। अब मतलब आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि अच्छा गायकवाड़ को पूरा सीजन दिया जाता तो शायद वो भी ये चेंज कर लेते, पर वो व्हाट इफ वाली बात हो जाती है। मतलब चेंज आया अल्टीमेटली तो वो भी धोनी के अंडर ही आया। तो क्या गायकवाड़ होते तो ये चेंज आता या फिर टीम और गंदा फिनिश करती, ये भी सोचने वाली बात है। फनी हाउ सेम टाइम लास्ट ईयर याद करो तुम तो गायकवाड़ वर्सेस गिल के कितने ज्यादा वो ट्रोलिंग होती थी, मेजर हम लोग को कितनी ट्रोलिंग मिलती थी। इस वक्त कोई चू भी नहीं कर रहा इस डिबेट में। प्लस किसी भी फॉर्मेट में अभी लग भी नहीं रहा कि क्लोज भी है वो सब। अब साई सुदर्शन का नाम ले रहे हैं, गिल तो ऑब्वियसली खेलेंगे। हाँ, गायकवाड़ का नाम भी नहीं लिया जा रहा है। प्लस आई थिंक गिल से तो अब कोई कंपैरिजन ही नहीं बचा ना, अब चांस ही नहीं है। 2 स्टैंड आउट आईपीएल सीजन उन्होंने दे दिए, एक में वो जो 800 रन कुछ बनाए थे, और इस साल भी मुझे लगता है कि 600 रन तो क्रॉस हो ही गए, ऑलमोस्ट 595 समथिंग, 700 रन भी क्रॉस करेंगे मोस्ट likely। गायकवाड़ ने आज तक नहीं कराया, एंड ही इज डूइंग इट व्हाइल बीइंग द कैप्टन, एंड मोस्ट लाइकली टेबल टॉप करेंगे वो। इट्स अनरियल। मतलब चेन्नई ऑन पेपर जब आ रही थी 10th फिनिश तो नहीं कर रही थी, ये तो किसी ने नहीं कहा था, चाहे कितना भी कोई कह ले कि प्लेऑफ्स नहीं क्वालिफाई करेगी, 10th तो किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। एंड इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि वो एक साल में कितनी चीज़ें बदल जाती हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि धोनी के अंदर वो चीज़ चेंज हुई। आई थिंक चेन्नई को पता, मैं अप्रिशिएट इस चीज़ के लिए करता हूँ कि द मोमेंट दे रियलाइज दे आर नॉट क्वालिफाइंग, दे स्टॉप्ड वरिंग अबाउट इफ दे विल फिनिश लास्ट राउंड। ये तुरंत नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, एंड यही बड़ी टीम्स करती हैं भाई। पता है एट द एंड ऑफ द डे या तो तुम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर रहे हो या तो नहीं कर रहे हो। अब चाहे तुम 5th फिनिश करो या 10th फिनिश करो, इट डज नॉट रियली मैटर। चेन्नई ने ये चीज रियलाइज करी है, अपनी ना वो ईगो साइड हर करके रखना कि भाई 10th आ रहे तो आएंगे, लेकिन हमें नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है। और ये चीज मैं धोनी के जब भी वो टॉस पे आते हैं, कई सारे मैचेस से उनकी स्पीच में हर बारी उनका हो रहा है कि अभी नेक्स्ट में आते कौन कौन हो जाएंगे। तो ये चीज तो यार धोनी की भी अप्रिशिएट करनी चाहिए, चेन्नई सुपर किंग्स की भी, कि भले लास्ट आए हैं बट वो क्लियरली दिख रहा है एक चैंपियन टीम की मेंटालिटी की तुरंत रीग्रुप करके नेक्स्ट ईयर हम बैंक करेंगे। वो मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी, इवन इफ इट मेंट की शॉर्ट टर्म में अभी हम कुछ मैचेस हारने वाले हैं। हाँ, और प्लस मतलब कुछ हार्ड कॉल्स भी शायद आपको लेने पड़े। बीच में हमने देखा कॉनवे जैसे खिलाड़ी बैठ गए, रचिन रविंद्र बैठ गए, आपने अश्विन बैठा दिए जिनके अगेन ऊपर आपने इतना बड़ा नैरेटिव बनाया था, और अब हर चीज कर रहे हैं अश्विन, नंबर 4 पे बैटिंग करने आ रहे हैं भाई। हाँ, पर मतलब मैं वही बोलूंगा कि इफ दिस इज धोनीज लास्ट सीजन, ऑल्दो मोर और लेस कंफर्म्ड है कि नहीं होगा लास्ट सीजन उनका, फिर से आ रहे हैं। मतलब ये भी करते करते उनने ही हैज गिवन अ लॉट टू सीएसके, तो दैट इज समथिंग इन दिस एस्पेक्ट फॉर श्योर। बट हाँ, अगर 68 for 3 की हम बातें करें, वंस अगेन आयुष महात्रे ने जिस तरीके से बैटिंग करके दिखाई है, ही हैज बीन परहैप्स द फाइंड ऑफ द सीजन फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। उर्विल पटेल, शेख रशीद, अंशुल कंबोज, कितने लोगों की बातें कर लो, नूर तो चलो पहले से एक एस्टैब्लिश आईपीएल प्लेयर थे। आई थिंक आयुष मात्रे कुड बी दैट गाय जिसको आप अभी से कह सकते हो कि हाँ, एक अनकैप्ड इंडियन है जो कि अगले साल ओपनिंग स्टार्ट करेगा। हाँ, राइट। इवन इफ ऋतुराज गायकवाड़ वापस आ रहे टीम में, तो वो भी बहुत बड़ा सवाल है। सो थैंक्स टू हिम, क्योंकि उर्विल पटेल, रविचंद्रन अश्विन, ये सब लोग जो है हिट आउट गेट आउट वाले सीन में होता है ना। आई थिंक आई अप्रिशिएट दैट ऑल्सो कि किसी ने भी ये नहीं सोचा, इवन डेवॉन कॉनवे, कि मैं जबरदस्ती ओवरस्टे करूंगा क्रीज के ऊपर। मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज तो अश्विन से था, वो एक टाइम पे 200 की स्ट्राइक रेट से 6 बॉल पे 12 रन मारे थे। हाँ, मैं सरप्राइज उनसे था, मुझे लगा था कि ये डैमेज कंट्रोल के लिए इन्हें भेजा गया कि भाई ऊपर जाके 2-3 ओवर निकाल दो करके खेल लो और फिर यही तो वो राजस्थान में करते थे
इसीलिए उनकी बैटिंग की तारीफ हो रही थी। इस साल पता नहीं क्या चल रहा था, मेरे को समझ नहीं आया। डेवॉन कॉनवे बेसिकली जिस तरीके से आउट होते हैं अगर आप देखोगे तो बॉल जो है वो स्टिकर के पास हिट करती है। वो एक्स्ट्रा बाउंस जो जनरेट करा युद्धवीर ने वहां पर, उसके चलते वो उनको ऑन द राइज ड्राइव मिडिल हो नहीं पाती है, हाथों में कैच दे बैठते हैं। अच्छा, उसी ओवर में फिर वो उर्विल पटेल को भी आउट कर देते हैं, उनके बॉटम पे लगती है बॉल, वो स्लॉक करने जा रहे थे, वो भी कैच दे बैठते हैं। अश्विन ऑल्सो डिड हिज जॉब। मुझे लगता है वहां पे कहीं ना कहीं आयुष मात्री के साथ एक काफी अच्छी पार्टनरशिप स्टिच करी अंटिल आयुष ऑल्सो अल्टीमेटली गॉट आउट वंस अगेन बॉटम ऑफ द बैट से लगता है स्लॉक करते हुए। वही है ना कि ऐसे बहुत थिन मार्जिन होता है, अगर आपने मिडिल नहीं करा तो फिर आप हाथों में देने वाले हो। इवन दो ग्राउंड का साइज थोड़ा रिलेटिवली छोटा है, बट वही है कि बहुत थिन मार्जिन होते हैं इस लेवल के ऊपर। अच्छा, अगर हम लोग नेक्स्ट फेज की बातें करें, 6 से 10 ओवर की बातें करें, 34 रन यहाँ पे और आते हैं। हसरंगा जो है वो अश्विन का आउट करते हैं अल्टीमेटली। गुगली डाली थी एंड अश्विन जो है स्टेप आउट करके मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते हैं, लेकिन इनसाइड हाफ ऑफ द बैट पे लगता है, मिडिल नहीं होता वंस अगेन, इसीलिए मिड विकेट पे कैच हो जाते हैं। अगर आप हमारे पॉडकास्ट यूजुअली देखते हुए आ रहे हो थ्रू आउट द सीजन, तो आपको ये सारे स्टेटमेंट्स ना वो समझ में आने लग जाएंगे। अच्छा, ये मैंने कितनी बार सुना है इस पूरे साल में। तो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द स्पोर्ट बेटर कि अच्छा इनसाइड पार्ट पे क्यों लगा, क्योंकि गुगली थी तो लाइन थोड़ी मिसजज हो गई, तो अंदर वाले हाथ पार्ट में लग गया बैट के। बॉटम ऑफ द बैट पे क्यों लगा, टॉप ऑफ द बैट पे क्यों लगा, ऑन द राइज बॉल आप मारने जा रहे थे, बॉल एक्स्ट्रा बाउंस कर गई। इतने सारे पैटर्न ऑफ डिसमिसल्स आपको दिखेंगे इस आईपीएल में जिसमें हर एक बैटर फंसता है। क्योंकि वही कुछ टेम्पलेट होते हैं जिसमें आप आउट हो सकते हो, बिकॉज मोस्टली सारे बैटर्स आर टेकिंग द चार्ज एंड ट्राइंग टू हिट एवरी बॉल। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अगर आप ऐसे देखोगे तो। रियान पराग और मफाका आते हैं यहाँ पे बॉलिंग करने के लिए, और वो काफी एक्सपेंसिव जाते हैं बिकॉज डेवॉल्ट ब्रेविस ने जो इनिंग्स खेली है, उनको ऊपर बैटिंग क्यों नहीं कराने मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भाई आई थिंक पॉइंट वही है कि इनको लग रहा है कि अगर हम लोग अश्विन और जडेजा को नीचे भेज देंगे तो वो नीचे आके वैसे भी प्रेशर में आ जाएंगे, वो और धीरे हो जाएंगे। प्रॉब्ली दैट इज देयर अप्रोच, क्योंकि शिवम दुबे भी अल्टीमेटली जाके वो नंबर 7 पे बैटिंग करने आते हैं, जडेजा भी जल्दी आउट हो ही जाते हैं। हाँ, तो मतलब मुझे लगता है कि इनका शायद पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि यार ये लोग ऊपर जाके जितने भी रन बना देंगे दैट इज गोइंग टू बी अ बोनस फॉर अस। वैसे भी हमारी बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा कुछ खास है नहीं, धोनी ने खुद आके टेस्ट इनिंग्स खेली है, तो ऊपर आके जितने भी ये 2 खिलाड़ी प्रॉब्ली हो सकते हैं, डेवॉल्ट ब्रेविस और आयुष मात्रे, जो कि ऊपर आके कुछ कर सकते हैं। बट डेवॉल्ट ब्रेविस जेन्युइनली, मतलब हमने आयुष मात्रे याद करें, डेवॉल्ट ब्रेविस विल आल्सो बी स्टार्टिंग एवरी गेम इन द नेक्स्ट सीजन। होना भी चाहिए, मतलब दिस वाज लॉन्ग कमिंग। मैं काफी सालों से वेट कर रहा था कब ये परफॉर्म करना शुरू करेंगे आईपीएल में। डिड नॉट गेट मेनी चांसेस बिफोर विद मुंबई इंडियंस, बट यहाँ पे अब हो सकता है उनको एक स्टार बनता हो। देखो आप 10 से 15 ओवर के बीच जो फेस था ना, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन वंस अगेन क्या था, दुबे और ब्रेविस बैटिंग कर रहे थे। अच्छा, युद्धवीर सिंह बॉलिंग करने के लिए आते हैं एंड वो बेसिकली क्या करते हैं, डेवॉल्ट ब्रेविस के लिए 5 फील्डर सामने लगा रखे थे और दुबे के लिए 4 फील्डर पीछे लगा रखे थे, सिर्फ एक फील्डर सामने लॉन्ग ऑन था। तो बेसिकली व्हाट दे वर ट्राइंग वाज कि डेवॉल्ट ब्रेविस क्योंकि एक फॉरेन प्लेयर है, बचपन से बाउंसर्स को अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, तो इनको मैं बाउंसर पे तो आउट नहीं कर सकता, डाउन द ग्राउंड बड़ा अच्छा मारेंगे। तो इनको मैं होप करूंगा कि ओवर पिच कर दूंगा डिलीवरी या यॉर्कर ट्राई करूंगा एंड वो बॉल के अंडरनीथ नहीं आ पाएंगे एंड कैच दे बैठेंगे सामने। वो चीज़ हो नहीं पाई। दुबे को क्या ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज उनका बैकफुट गेम इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उनको मैं बाउंसर का सेटअप ट्राई करूंगा। प्लस वो डाउन द ग्राउंड अच्छा मारते हैं, तो मैं सामने मारने नहीं दूंगा। तो दुबे लेकिन पुल अच्छा मारने लग गए थे, तो युद्धवीर की पिटाई हो गई इस चक्कर में। मधवाल ने ये चीज रिकॉग्नाइज करी एंड उन्होंने कहा कि मैं रिगार्डलेस ऑफ द बैटर सेटअप सामने का ही रखने वाला हूँ। दुबे को भी अगर लगता है कि वो डाउन द ग्राउंड मार सकते हैं, मार दें, लेकिन मैं आई एम गोइंग टू ट्राई द यॉर्कर्स 6 डिलीवरीज आउट ऑफ 6। तो यहाँ पे ब्रेविस उस तरीके से अल्टीमेटली आउट हो जाते हैं। ओवर पिच डिलीवरी होती है, इनसाइड एज लगता है, बैट कैन बोल्ड हो जाते हैं। तो वो इवेंचुअली पे ऑफ कर गया बिकॉज देयर वाज मोर क्लैरिटी। आप हर एक बैटर के अलग सेटअप बार ट्राई नहीं कर रहे थे। वो एक ही ओवर में अगर आप 10 चीजें करोगे तो केवल पुल ऑफ होती भी नहीं है। धोनी बैटिंग करने के लिए आते हैं एंड हसरंगा बॉलिंग करने के लिए आ जाते थे। मतलब अगर आप देखो तो धोनी और दुबे ने जो पार्टनरशिप लेके चले हैं, जितनी बॉलें इन लोगों ने खेली हैं और जितनी जल्दी, मतलब 15 ओवर से पहले इनकी बैटिंग आ गई थी और दुबे तो थोड़ा और पहले से खेल रहे थे। मतलब इज देयर एनी जस्टिफिकेशन टू द वे दे वर बैटिंग? एक तरीके से आप कह सकते हो कि अच्छा इनमें से एक भी आउट हुआ, नीचे बॉलर्स आ जाएंगे, कोई आपके पास बैट्समैन नीचे है नहीं, तो इनको थोड़ा कॉशन लेके खेलना पड़ेगा कि हम लोग 20 ओवर पूरा खेले और फिर एंड में जाके थोड़ा मारना स्टार्ट करें। बट मतलब अगर आप कायदे से देखो, आप क्या 15th ओवर के एंड में हम लोग 146 तक पहुंच गए थे, लास्ट के 5 ओवर्स में 41 रन आए। हाँ, करेक्ट। तो मतलब क्लियरली दे वर नॉट एबल टू, बैटिंग बची नहीं थी ना लास्ट पे। पर मतलब भाई अगर धोनी ने जो टेस्ट इनिंग्स 17 बॉल में 16 रन, दुबे ने 32 बॉल में 39 रन। रियान पराग ने डेब्यू कराए
4-5 सालों बाद, धोनी के रिटायरमेंट के 4-5 सालों बाद, Yeah. बट इवन ही नोस कि धोनी एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर स्पिनर से फंसते हैं, तो वो हसरंगा को लेके और खुद भी बॉलिंग कर रहे थे उस टाइम पे। Yeah. ऑल्दो उन्होंने छक्का मारा था रियान पराग को एक सामने, बट ही नोस कि स्पिनर्स पे उनको ईजी नहीं मिलेगा। पेस अगर ऑफर हो रही है बॉल पे तो उनको ज़्यादा आसान है मारना। तो वो उनके पेन पॉइंट पे राजस्थान खेल रही थी ना, इट पेड ऑफ रियली वेल। दूसरे जहाँ अगर तुम दुबे की बात करो, चलो मेरे को समझ में आता है टू सर्टन एक्सटेंट, एंड आई थिंक यहाँ पे थोड़ा अंडर परफॉर्म भी करा, बट वही बात थी ना कि विकेट हाथ में थे नहीं नीचे। जैसे धोनी आउट होते हैं तो टेल एक्सपोज हो गई थी पूरी। इवेंचुअली यहाँ पर अगर हम लोग बातें करें सिर्फ 41 रन जैसे कि तुमने कहा आते हैं, एंड 188 का टारगेट मिलता है। नो 188 वाज नॉट गोइंग टू बी इनफ। अभी हमने यहाँ पे जीटी वाला मैच होते हुए देखा था, 200 बिना विकेट लॉस करे भाई, प्लस जो ट्रैजेक्टरी चल रही थी उससे आप कितना नीचे आ गए। मुझे 200 तो मुझे लग रहा था ये लोग बना देंगे भाई, जिस तरीके से खेल रहे थे। बट अगर तुम नोटिस करोगे तो कंसिस्टेंटली इन्होंने विकेट्स भी लूज करें, वो वाली बात भी थी। सेकंड इनिंग्स की बातें करते हैं, मैं ज्यादा कुछ है नहीं। 56 for 1 इन द पावर प्ले। जायसवाल ने तो सिंगल हैंडेडली पूरा मोर्चा ले रखा था कि मैं खलील अहमद वगैरह को तो टॉर्चर ही करूंगा पूरा। एंड पहले 4 ओवर में सिर्फ 3 बॉलें फेस करी थी वैभव सूर्यवंशी। अरे उसने पूरे पावर प्ले में 7 बॉलें फेस करी हैं। उसको स्ट्राइक मिली नहीं रही थी। जायसवाल ने सिंगल हैंडेडली एक तरफ से पूरा वो डोमिनेशन दिखा रखा था। एक्चुअली में यहाँ पे अंशुल कंबोज ने 3 ओवर डाले, उनके और काफी अच्छे गए, बिकॉज आई थिंक ही स्टक टू हिज प्लान्स। वो गुड लेंथ की बॉलिंग कर रहे थे, सेम लाइन पे कर रहे थे। तो जायसवाल के पास वही था ना कि एक बॉल आपने मिस करी तो वो विकेट पे फिनिश होगी सीधा, और इसीलिए वो बोल्ड हो जाते हैं। आई थिंक ही शोड अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एज अपोज टू खलील अहमद, जो कि थोड़ा सा डिसोरिएंट हो गए थे पिटाई देखकर। हालांकि उनको भी 3 ओवर दिए। 1 सेकंड इट वाज क्लियरली विजिबल कि चेन्नई एक्सपेरिमेंटेशन मोड पर है। 3 ओवर आप डलवा रहे हो पावर प्ले में। अश्विन आते हैं उसके बाद, एंड हम लोगों ने ये प्रीव्यू में कहा था अश्विन का वैभव सूर्यवंशी से अगर होगा तो अच्छा, अल्टीमेटली अश्विन आउट कर देते हैं उनको। बट लेट्स फर्स्टली टॉक अबाउट सैमसन और वैभव सूर्यवंशी जब बैटिंग कर रहे थे। जडेजा बॉलिंग करने के लिए आते हैं, नूर अहमद बॉलिंग करने के लिए आते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने जो बैकफुट पे पिटाई करी है, जडेजा को खड़े खड़े बैकफुट पे सीधे छक्के मारे लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अनरियल हिटिंग है भाई फिर से ये। मतलब मैं वही कहूंगा कि अगले सीजन के लिए आरआर के ओपनर सॉर्टेड हैं। मतलब उन्होंने ऑलरेडी 3-4 मेमोरेबल इनिंग्स दे दी भाई। नाउ द प्रेशर इज ऑन सैमसन, जो ओपनर कायदे से उन्हें बनना था आरआर के लिए। एंड वंस अगेन ही फॉल्टर्ड टुडे। आज भी मुझे देख के लग रहा था भाई आपने पूरा प्रेशर तो 14 साल के बच्चे पे डाला हुआ है। आप खुद इतना धीरे खेल रहे हो, सारा ओनस तो उसे लेना पड़ रहा है। आप ये भी कह सकते हो कि वो इतना टाइम से बैटिंग करते हुए आ रहे थे पिच पे, सैमसन थोड़ा लेट आए थे, तो वो भी आप एक तरीके से कह सकते हो। बट मुझे स्टिल लग रहा था कि यार अब 14 साल के बच्चे से कितना निकलवा लोगे अकेले। उसने भी जो पारी खेली अल्टीमेटली 50 उनने एक और मार दी है। और अभी लास्ट पॉडकास्ट में हमने कहा था कि धीरे धीरे इज ऑल्सो गेटिंग वेरी कंसिस्टेंट। अब ऑब्वियसली ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना अक्रॉस मल्टीपल सीजंस इज वेरी डिफिकल्ट। देखो अभी अगले सीजन आते आते ना क्या होगा कि बॉलर्स के पास डेटाबेस होगा स्टडी करने के लिए। डेटाबेस होगा, प्लस आपकी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी काफी हाई हो चुकी होंगी, तो शायद वो डिलीवर ना कर पाए उस लेवल पे। बट अगेन वी हैव टू रिमेंबर दिस की इज जस्ट 14 राइट नाउ। नहीं भी करा तो भी 15 के ही होंगे भाई। हाँ, 5 साल आप ऐसी साइड कर दो तो भी 19 के होंगे। हाँ, मतलब 19 साल के एज में डब्ल्यू भी कर सकते हैं अगर ऐसा हो तो हाँ वो बात है। एंड आई थिंक द वे ही बैटेड अगेंस्ट नूर अहमद एंड जडेजा, अनरियल पावर हिटिंग थी भाई। मतलब संजू सैमसन दूसरे पे खड़े होकर उनको शर्म आ गई होगी देखकर, ऐसी बैटिंग हो रही थी। Until Ashwin comes in, and Ashwin एक ही ओवर में फर्स्टली गेट्स सैमसन आउट लॉन्ग ऑन पे, एंड देन वैभव सूर्यवंशी को ऑफ स्पिनर पे आउट करते हैं वो। शोइंग क्लेवर ब्रेन्स वंस अगेन। सैमसन को सीम अप डिलीवरी डालते हैं वो, एंड देन ब्रिंग्स आउट दोस रेवोल्यूशंस फॉर वैभव सूर्यवंशी। उस ओवर तक भी ये लग रहा था कि शायद चेन्नई पुल बैक कर सकती है, क्योंकि आरआर ससेप्टेबल रही है चोक करने के लिए। बट ध्रुव जुरेल ने फिर जो बैटिंग करी है, अश्विन की ही पिटाई करी उसके बाद, एंड पथिराना को आगे छक्का लगा के गेम खत्म करते हैं वो। उन्होंने बेसिकली गेम जो कि 18-19 ओवर तक जा सकता था वो 15-16 ओवर में खत्म कर दिया। आई थिंक ही मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस वहां पे, एंड शायद ये भी एक पॉजिटिव आप कहोगे खत्म होते तो सीजन। मतलब मेरे लिए मैच विनिंग पारी तो कायदे से उसकी थी, वैभव सूर्यवंशी की। यस, अश्विन ने आउट कर दिया, बट बाय द टाइम ही गॉट आउट आई थिंक काफी हद तक उन्होंने मैच कर दिया था। मतलब अपने हाफ में ले आए थे वो लोग। ऑब्वियसली वहां से अब नीचे आने वाले जैसे आप देखते हो कि अच्छा जुरेल हैं, अच्छा हेटमायर बैटिंग करने आ रहे हैं, तो 24 में भी आपको लगता है कि यार ये तो शायद बनने वाले नहीं है। बट जुरेल ने जैसा जिगर दिखाया, आई थिंक आई वुड से प्रॉब्ली पिछले 2 मैचेस से, लास्ट में भी उन्होंने 50 मारी थी और यहाँ पे आके इन्होंने क्विक फायर एक 30 समथिंग मारे, जिसके चलते मैच थोड़ा जल्दी खत्म हो गया। हाँ, कह सकते हो आई स्टिल थिंक यार, मतलब अभी इंग्लैंड सीरीज आएगी, वहाँ पे अब उन्हें एकदम अपना शिफ्ट करना पड़ेगा अगर वो खेलेंगे तो। पर आई डोंट सी हिम एज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर और इवन अ 2 फॉर्मेट प्लेयर।
तो मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो T20s में देयर ऑलवेज बी दैट स्टिग्मा। मतलब केएल और पंत तो अभी नहीं छोड़ने वाले। हाँ, ओडीआईज और राहुल की तो क्या क्या न्यूज़ निकल के आ रही हैं कि वो T20 में कमबैक करने वाले हैं। वो थोड़ा ज़्यादा हो गया इस वक्त, पर पता नहीं भाई, मतलब मैं यही कहूँगा कि ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव, क्योंकि आपने रिटेन करा था, शायद आप उन्हें नहीं जाने दोगे अभी मिनी ऑक्शन में, तो आपके लिए पॉजिटिव है। बट पता नहीं, आई जस्ट डोंट गेट दैट फीलिंग फ्रॉम हिम कि ये कंटिन्यूसली बार बार हो पाएगी चीज़। बट अब हम आते हैं प्रीव्यूज के ऊपर और सबसे बड़े मैच से शुरुआत करते हैं। मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, वर्चुअल एलिमिनेटर 4 पॉइंटर आप कह सकते हो। जो टीम ये मैच जीतेगी आप ये समझो कि मोस्टली दे आर क्वालिफाइंग, और अगर ये मैच आप हार गए हो तो आप समझो कि आपका आज बैग अप पैक कर लो, ये सीजन खत्म होने वाला है। मतलब इवन फॉर मुंबई, डीसी का तो यह है कि चलो ये मैच हार गई तो बाहर ही हो जाएगी। देखो, अगर मुंबई ये मैच जीत जाती है देन दे कैन अफोर्ड टू लूज द लास्ट गेम आल्सो, तब भी वो क्वालिफाई कर जाएंगे। बट अगर अभी हार जाएंगे तो फिर लास्ट गेम पे छोड़ना वो थोड़ा डाइसी हो जाता है हमेशा। ऑल्दो रूम है पोटेंशियली, बट लास्ट मैच वैसे भी पंजाब से होगा, तो वर्चुअली आप चाहोगे नहीं कि वहाँ पे आप खेलो और टेस्ट करो अपने वहाँ पे चांसेस को। दिल्ली के लिए तो मतलब ये डायरेक्ट हुआ है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस गेम, क्योंकि अगर आप ये गेम हार गए तो मुंबई के 16 पॉइंट हो जाएंगे, जो कि आप फिर आप लास्ट में जीत कर भी नहीं कर सकते। तो दिल्ली के लिए तो लिटरल डू और डाई गेम है ये। अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ नैरेटिव की, मुंबई हैज पीक्ड एट द राइट टाइम। गुजरात के अगेंस्ट वो स्मॉल हिकअप था, बट वो कितना क्लोज गेम था। उससे पहले 6-7 विन्स लगातार उन्होंने स्टक करी हैं। ऑन द अदर हैंड दिल्ली देखो तो मतलब नॉट अ शॉकर फॉर मी, एक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गई है। हाँ, मतलब जो 2 मैचेस बचे हैं तब भी ये हाल है उनका। मतलब मुंबई के लिए स्पेसिफिकली व्हाट आई हैव हर्ड पीपल सेज कि इतना अच्छा फॉर्म जब आपका चल रहा होता है, यू नेवर वांट कि अच्छा एक ब्रेक आ जाए, वो भी इतना लंबा। क्योंकि अगर हम लोग आरसीबी के बाद देख लें, क्योंकि आरसीबी का पहला मैच कॉल ऑफ हो गया था, तो आरसीबी के बाद सबसे बड़ा ब्रेक जो है मुंबई इंडियंस को ही मिला है। हाँ। तो शायद मतलब मतलब इनके पास प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, सारी अपने ऑर्डर इतना बड़ा है सारे प्लेयर्स का कि यू डोंट थिंक कि ये चीज़ इतना अफेक्ट करेगी इनको। बट इफ़ एट ऑल किसी दिल्ली फैन को कोई पॉजिटिव ढूंढना है कि यार इस गेम में जाते हुए क्या उनका फ़ायदा हो सकता है, दिस कुड बी अ पॉजिटिव। और तो घर पे है, वानखेड़े में मैच है, और पिछले 5 में से 4 बार मुंबई इंडियंस दिल्ली को हरा चुकी है, इंक्लूडिंग दिस ईयर। एक बहुत ही अच्छा मैच वहाँ से पूरा टर्न अराउंड हुआ था, शुरू हुआ था। तो दिल्ली इज एक्चुअली अ वेरी गुड मेमोरी फॉर मुंबई इंडियंस दिस ईयर। टॉस की मैं बातें करूँ, आई थिंक बारिश की भी काफ़ी रूमर सुन रहा हूँ। मैंने हैवी प्रेडिक्शन सुनी है रेन की, मतलब अभी भी इस टाइम पे भी शायद शाम तक बहुत तेज़ बारिश हो रही थी वहाँ पे, एंड मतलब देयर इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि वॉश आउट ही हो जाए। पर वही है कि वानखेड़े का ड्रेनेज सिस्टम इज़ नॉट एज बैड एज दी अदर स्टेडियम्स, तो शायद अल्टीमेटली कुछ ना कुछ करके, जैसे जीटी में उन्होंने कर दिया था कि अच्छा एक और हो ही गया था ना एंड में, तो शायद वो 5 ओवर का मैच निकलवा लें या फिर कम ओवर का मैच निकलवा लें। अगर वॉश आउट हो गया तो पता है एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा सीन फिर। हाँ, या क्योंकि दिल्ली 14 पॉइंट पे आ जाएगी एंड मुंबई 15 पॉइंट पे, फिर वो लास्ट मैच दोनों का डिपेंड करेगा कैसा होता है। हाँ, लास्ट मैच तक आ जाएगी बात। एक्चुअली में इट विल नॉट बी अ बैड रिजल्ट अगर वॉश आउट होता है तो, ऑल्दो बहुत ही बड़ा गेम, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, बट चलो देखते हैं। आई थिंक इसीलिए टॉस जीत के चेस करना इज अ नो ब्रेनर यहाँ पे। तो प्लेइंग इलेवन की मैं बातें करूँ तो मुंबई इंडियंस के लिए सिर्फ एक ही चेंज बोलूंगा, क्योंकि फिलहाल तो प्लेयर्स अवेलेबल हैं। मिथ सैडनर वापस आ जाएंगे कॉबिन बॉस की जगह पे, आई थिंक और तो कोई चेंज की जरूरत है नहीं। बेस्टो वगैरह कंफर्म हो गए बाय द वे, आने वाले सब लोग, पर वो प्लेऑफ्स में आएंगे ना डायरेक्टली। हाँ, पर मतलब वही बात है कि अगर आपको पता है रिकिल्टन वगैरह नहीं होने वाले तो क्या आप उनको अभी से हटाना चाहते हो? डू यू वांट टू ट्राई बैकअप्स लाइक रॉबिन मिन्स? Perhaps not, because playoff is at stake. अगर ये मैच आप जीत जाओगे तो लास्ट मैच में आप कर सकते हो, बिकॉज आप ऑल्दो क्या आप टॉप 2 में आ सकते हो, वो भी थोड़ा। ये तो ये आरसीबी का बीच में वॉश आउट हो गया ना, उसके चक्कर में टेबल वापस थोड़ी शफल अप हो गई है कि कौन कहाँ पे फिनिश कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटीज बढ़ गई हैं। ये मुंबई 18 पॉइंट में फिनिश कर सकते हो और उनकी नेट टू नेट सबसे तगड़ी है। तो आरसीबी और पंजाब अगर अपने बच्चों मैचेस हार जाए तो मुंबई टॉप 2 में भी आ सकती है। हाँ, स्टिल हो सकता है। चलो, देयर इज सो मच टू प्ले फॉर, मे बी दे वुड नॉट वांट टू चेंज। अगर मैं दिल्ली की बातें करूँ, देखो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, करुण नायर को वापस लाओ रिजवी जगह पे, वो मेरे को समझ में नहीं आया क्यों हुआ था चेंज। मतलब क्या अब लाना है वापस उनको? बिल्कुल क्यों नहीं। केएल राहुल आई थिंक नाउ ही शुड बी ओपनिंग। नहीं तो करुण नायर नंबर 3 नंबर 4 दोनों में बैटिंग कर सकते हैं। अक्षर पटेल ने नंबर 4 में बैटिंग करी थी, क्या जरूरत है उनको बैटिंग करने की? तो आई थिंक वहाँ पे उनको वापस आना चाहिए। एंड ओपनिंग का हाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन यही मैं कहूँगा कि क्या आप केएल राहुल ओपनर ही रहने वाले हैं या फिर अब दोबारा कुछ चेंज कर देखने को मिलेगा हमें? भाई मेरे हिसाब से तो ओपनर ही रहना चाहिए। अगर 100 मारने के बाद भी बंदे को आपने चेंज कर दिया तो मतलब इस पूरे सीजन में आप देखो तो
यार हमने कितनी बार बोला है कि अच्छा केएल राहुल को पर मौके बहुत मिलते हैं, पर वो जो दूसरी साइड ऑफ द आर्गुमेंट है कि लगातार उनको चेंज करा जाता है, तो बिल्कुल वैलिड, वो जनरली वैलिड भी निकल के आ रही है। आपने उनको नंबर 3 पर ट्राई करा, नंबर 4 पर ट्राई करा, आपने ओपनिंग पे भी ट्राई कर लिया उनको, जबकि आपने बोला था स्टार्टिंग में कि आपको नंबर 4 के लिए प्रिपेयर करना है। वो प्रिपेयर करके आए थे ओपनिंग के लिए, एंड में आप उनसे ओपन ही करा रहे हो, तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट करा गया। अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फॉर द अदर टीम्स, उनने मोर और लेस परफॉर्म करा है। जैसे एक बीच में वो स्लम्प आया था जहाँ पे थोड़ा स्लो खेलने लग गए थे, बट स्टिल रन्स तो उनके कंसिस्टेंटली आ रहे थे। बट मैं यही कहूँगी भाई, अगर इस चीज़ को भी कोई मैसअप कर सकता है तो दैट कैन बी अक्षर पटेल्स। भाई इसको मैं मतलब फिजिटी कहूँगा भाई इस चीज़ को, कप्तानी, कि आपको कि आपको पता है सब चीज़ अच्छी चल रही है, नहीं कुछ तो ट्वीक कर देते हैं यहाँ से, ठीक हो जाएगा। इसको फिजिटी हमने विराट कोहली के लिए अगर क्या रखा है कि टेस्ट में भी या फिर इन जनरल भी थोड़े बहुत फिजिटी वो थे कि मुझे कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना हर मैच में चाहिए होती थी। तो यार अक्षर पटेल भी वही कर रहे हैं तरीके से। हो सकता है, मतलब मैं तो कहूंगा कि अब हाँ अगर कर लिया तो स्टिक करो इसके ऊपर, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर चेंज होती हैं चीजें। की बैटल्स की बातें करता हूँ, मैं जेन्युइनली सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ रोहित शर्मा वर्सेस मुस्तफिजुर रहमान देखने के लिए, जस्ट फॉर द हिस्ट्री दैट दे प्रेजेंट। तुम्हें याद है वो वाली चीज, क्या बांग्लादेश से जो एक मैच हुआ था जिसमें पहले रोहित शर्मा को धक्का मार के धोनी ने धक्का मारा था, वो तब से मैं राइवलरी देखता हूँ। आई वुड लव टू सी समथिंग पावर प्ले में कुछ रोहित शर्मा तोड़ाई उड़ाई करें मुस्तफिजुर रहमान की। तो सेकेंडली स्काई वर्सेस कुलदीप, ये आई थिंक परहैप्स द मोस्ट क्रिटिकल बैटल होने वाला इस मैच का। मिडिल फेज में 6 से 15 ओवर के बीच में कुलदीप यादव अगर इफेक्टिव नहीं होते हैं तो विपराज के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। क्योंकि अक्षर पटेल मोर और लेस हम लोग देख रहे हैं कि पहले 10 ओवर में बॉल आउट कर जा रहे हैं। अगर स्काई सर्वाइव कर गए तो फिर डेथ ओवर्स में तो आतंकी है फिर। तो ये बहुत क्रिटिकल बैटल होगा। केएल राहुल वर्सेस बुमराह ओपनिंग करने पावर प्ले में आएंगे। अपेरेंटली डज नॉट हैव अ बैड रिकॉर्ड अगेंस्ट बुमराह। अच्छा, मतलब एक डिसेंट रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, प्लस इतने अच्छे फॉर्म में वो हैं। आई थिंक बुमराह वो कंटेन तो कर सकते हैं फॉर श्योर। पर बात वही है ना कि अगर आप 10 बॉलें खेल के 5 रन बना रहे हो और आप आउट नहीं हुए बुमराह के अगेंस्ट, तो यू आर नॉट डन योर जॉब। मतलब ही वुड नॉट वांट टू मेक द सेम मिस्टेक दैट ही मेड इन द लास्ट मैच। ऑल्दो उन्होंने 100 मारी, बट वो स्टार्टिंग के जो 3 ओवर थे जो पावर प्ले में मैक्सिमाइज कर सकते थे, वो केएल राहुल या फिर ऑन द अदर हैंड फाफ डु प्लेसी किसी की तरफ से भी नहीं आए थे। तो प्रॉब्लम सेम मिस्टेक ना करने के चक्कर में इफ ही गोज टू हिट आउट एंड इन टर्न अगर उसके चलते हुए वो आउट हो जाते हैं तो क्या पता बुमराह खेल जाए। और लास्टली ट्रिस्टन स्टब्स वर्सेस ट्रेंट बोल्ट इन द डेथ ओवर्स। स्टब्स भी आई थिंक वन ऑफ द मोर अंडररेटेड कंट्रीब्यूटर्स हैं इस बार तो। इस साल रिजर्वली रिटेन हुए थे वो, तो उनका भी मतलब ही हैज बीन अ परफॉर्मर फॉर दिल्ली कैपिटल्स दिस सीजन। बस आगे जाके प्लेऑफ्स में वैसे भी नहीं खेलने वाले, तो भाई जाते जाते एक अच्छा कंट्रीब्यूशन प्लेऑफ्स में आई कहाँ रही है दिल्ली देखते हैं भाई। तो खैर अगर प्रेडिक्शंस की बातें करें तो क्या लग रहा है? आई थिंक एमआई जीत रही है। एमआई एवरी डे। हाँ, पर मैं मतलब पूरा दिल जान सब लगा के मैं दिल्ली को सपोर्ट करूंगा ताकि आरसीबी के लिए कुछ भला हो जाए। भाई एमआई आई डोंट वांट प्लेऑफ में। वैसे हाँ, मैं भी चाहूंगा दिल्ली जीते क्योंकि जितनी ट्रॉफीलेस टीम्स आ रही हैं, हाँ, तो कुछ नया विनर देखने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। तो अगर ट्रिनिटी अभी भी आ सकती है भाई, वही पॉइंट है। तो अगर मुंबई पहुंचती है तो आपको कहीं ना कहीं लगता है यार ये फिर से ले जाएंगे लोग, इनका हर 5 साल में एक सीजन आएगा ये ऐसा जहाँ पे सबको तोड़ के रखेंगे। तो मैं पूरी जान ला के दिल ला के प्रे करूंगा कि दिल्ली अपना मैच जीत जाए। पर लास्ट मैच पे चलते हैं आज के पॉडकास्ट के लिए, जीटी वर्सेस एलएसजी का जो मैच होने वाला है। आई थिंक इसमें एलएसजी के लिए देयर इज नथिंग एट स्टेक अपार्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग, दे आर ऑफिशियली आउट ऑफ द टूर्नामेंट। बट जीटी के लिए टू सीमेंट द टॉप 2 पोजीशन, अगर वो ये मैच जीत जाएंगे तो वो लास्ट मैच हारने के बाद भी फर्स्ट के सेकंड पे हो सकते हैं। अच्छा, तो सील हो जाएगा। मतलब मोर और लेस ये एक बहुत बड़ा लाइक्लीहुड है मैथमेटिकली, चाहे ऊपर नीचे कैलकुलेट कर लोगे, प्रैक्टिकली अगर वो ये मैच जीत जाएंगे तो दे आर वर्चुअली कंफर्म्ड देयर टॉप 2 स्पॉट। फिर वो टॉप 2 से नीचे नहीं आने वाले। तो बहुत बड़ा चांस है उनके पास, घर पे मैच खेल रहे हैं एक वन ऑफ द वीकर टीम्स के अगेंस्ट, अभी ही सील कर दो। ऑल्दो उनका लास्ट मैच भी आई थिंक चेन्नई से है, तो वो भी हो ही जाएगा। आई थिंक गुजरात 22-24 पॉइंट कर रही है भाई इस साल। क्रेजी भाई, बहुत ही तगड़ा सीजन। 24 तो पॉसिबल ही नहीं है, 22 पॉइंट, 20 पॉइंट का मार्क तो क्रॉस होना चाहिए भाई उनका। इट हैज बीन अ फिनोमिनल सीजन। गिवन जो लास्ट 2 मैचेस हैं एलएसजी और सीएसके को अगर हम लोग लेंगे कंटेंशन में, तो हाँ कायदे से होना चाहिए इनका, दोनों मैच जीतने चाहिए कायदे से। मैं एक बार ना साथ ही साथ वो भी खोल लेता हूँ, टेबल भी खोल लेता हूँ क्रॉस चेक करने के लिए। अभी उनके 18 पॉइंट हो रहे हैं। हाँ, अगर वो एक मैच और जीत जाएंगे उनके 20 पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद आरसीबी एंड पंजाब बोथ हैव टू विन देयर रिमेनिंग 2 गेम्स अगर वो चाहती कि वो टॉप 2 पे गुजरात ना आए तो। अब वो कितना रियलिस्टिकली पॉसिबल है
बारिश का भी चांस है, ऐसा वैसे भी हो सकता है, देखने वाली बातें हैं। तो हाँ, मैथमेटिकली जीटी बाहर हो सकती है, बट मोर और लेस आई थिंक दे हैव सिक्योर्ड अगर इस मैच को जीत जाएंगे तो। ऑल्दो अगर मैं बातें करूँ हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो 6 में से 4 बार जीटी जीती है अगेंस्ट एलएसजी। दोनों नई टीम्स हैं आईपीएल की, और 2024 से इंक्लूडिंग दिस ईयर एलएसजी अनबीटन रही है इनके अगेंस्ट। ओह ओके, ये बात भी है। इस बार भी एलएसजी जीती थी पहला मैच। हाँ। ओके, तो वो वाली बात है कि एलएसजी का थोड़ा रिसेंटली अपर हैंड रहा है इनका। तब पूरन फॉर्म में था ना। हाँ भाई। हाँ या टॉस की मैं बातें करूँ तो यहाँ पे मैं चेस करना चाहूँगा। अहमदाबाद में ड्यू का फैक्टर रहेगा पोटेंशियली। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ब्लैक सॉल विकेट है या रेड सॉल विकेट है। आई थिंक मोर और लेस अभी चेस करना इज बेटर। प्लस गुजरात के बैटर्स फॉर्म में है, तो चेसिंग इज नॉट एन इशू फॉर देम। प्लेइंग 11 में आई थिंक गुजरात के लिए क्या रबार्डो को कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर कोटजे को वापस लेके आओगे? भाई मेरे हिसाब से कायदे से तो इनको ले आना चाहिए कोटजे को। एनीवे 2 ही मैचेस की बात है। हाँ, पर मतलब नाउ यू हैव सिक्योर्ड दैट प्लेस ना। प्लस मतलब रबाडा ने ऐसा तो नहीं था कि लास्ट मैच में आके तीर उखाड़ दिए भाई कि अपने फाइफर ले ले या फिर 3 विकेट ले ली। वो भी ना नेक्स्ट सीजन की तरफ भी देख रहे हैं कि अगले साल तो रबाडा खेलेगा। पर क्या देखना चाहिए इस टाइम पे उन्हें? मतलब दे हैव द लग्जरी, क्यों नहीं देख सकते? हाँ, या तो आप सीएसके जैसे होते हो कि आपका एकदम ही खत्म हो चुका है तो आप एक्सपेरिमेंट कर लो, या फिर आपने इतना अच्छा ऑलरेडी कर चुके हो कि तो आप एक्सपेरिमेंट भाई गुजरात अगर एक बैटर कम खिलाती है, 6 बैटर खिलाती है, तो उनके पास 7-8 बॉलर भी तो है ना। हाँ, तो रबाडा को ले भी लिया और नहीं चला तो भी क्या फर्क पड़ता है? देयर आर सो मेनी फर्क तो प्लेयर्स। नहीं पड़ता। या तो आई डोंट माइंड आइदर वे। एक चीज मैं कहूंगा कि वॉशिंगटन सुंदर आपको अंदर आते हुए दिख सकते हैं अगर विकेट स्टिकी होगी तो अर्शद की जगह पे परहैप्स। बट और कोई चेंज मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे जीटी की तरफ से। एलएसजी के लिए मैं कहूंगा कि अब क्योंकि दिग्वेश नहीं होंगे तो आप शहबाज को वापस ला सकते हो एक स्पिनिंग ऑप्शन पर दिग्वेश विल बी अ बिग मिस भाई, जैसे उन्होंने अब क्या, आप तो भारी हो गए। हाँ, पर मतलब यू वुड वांट टू एंड इट ऑन अ गुड नोट ना कि आप जीतते जाओ मैच। ये लास्ट मैच है ना शायद एलएसजी का? नहीं, एक और है अच्छा, क्या देखो आरसीबी से ही तो है। अच्छा, हाँ या मतलब करेगा आउट, कोहली का आउट करेगा उसमें। देखते हैं भाई, उसके बाद देखते करने की हिम्मत होती कि नहीं। वो हरभजन सिंह यही सब बातें करने लग गए थे क्या स्टूडियो में कि एक तो वो था कोहली, उसने केसरिक विलियम्स को आपके सामने जब ये करा था तो उनने उनको दिखाया था जब दिग्वेश राठी ने करा था अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट। हरभजन सिंह भी तो कंटेंट क्रिएटर बन गया ना। हाँ, उनके भी थोड़ी सी तो वाहवाही करनी पड़ेगी ना बड़े प्लेयर्स की। पर मतलब मैं वही बोलूंगा कि यू वुड वांट टू एंड इट ऑन अ गुड नोट, एंड सो एक वो मेजर मिस हो सकते हैं। बट क्या पता शहबाज जिनको आपने खिलाया ही नहीं भाई पूरे सीजन, हम कहते रह गए, शायद वो अच्छा कर जाए। प्लस ही विल बैट एट नंबर 7 तो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी थोड़ी सी। एंड यू स्टिल हैव 6 बॉलिंग ऑप्शंस। प्रिंस को भी मैं वापस आते हुए देखना चाहूंगा शार्दुल की जगह पर। आकाशदीप को चेंज नहीं करना, या आकाश सिंह आ सकते हैं उनकी जगह? आकाश सिंह भी आ सकते हैं आकाशदीप की जगह पे। मतलब ये 3-4 चेंजेस हैं लुकिंग इनटू द फ्यूचर। अब मैं तो चाहूंगा कि आप इनको ट्राई करो। शार्दुल तो ऑलरेडी सीजन प्लेयर हैं, उनका कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है इस वक्त। तो इन लोगों को ट्राई करो, आप 3-4 चेंजेस करो, यंगस्टर्स को चांस दो। क्या बुराई है इसमें? की बैटर्स की बातें करते हैं। आई थिंक गिल वर्सेस आकाश अगर वो खेलेंगे तो, नहीं तो आवेश खान को मैं रखना चाहूंगा यहाँ पे। ये पावर प्ले में एक क्रिटिकल बैटल होगा। गिल क्या बेसिकली इन तीनों में से कोई भी अगर टिक रहा है 10 ओवर के बाद तो इट इज अ प्रॉब्लम। खत्म ही कर रहे हैं फिर वो। या तो ये और पावर प्ले में तो कितनी बार ये कोई भी आउट नहीं हो रहा है, विकेटलेस जाते हैं। एटलीस्ट टेक 1 विकेट एंड आई जेन्युइनली बिलीव गिल इज वेरी थ्रेटनिंग राइट नाउ। हाँ, मतलब पता है साई सुदर्शन भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं शायद अब ये अच्छा पता है लोग कह रहे हैं जो पूरा कि साई सुदर्शन का पीआर नहीं और ऐसा नहीं है, उसके चक्कर में ना लोग गिल का सीजन बहुत अंडररेट कर रहे हैं। गिल से 15 रन पीछे है उससे। मैं वही कहूंगा कि ऑब्वियसली बहुत अच्छा कर रहे हैं साई सुदर्शन, बट मुझे कहीं ना कहीं डर ज्यादा गिल से लग रहा है इस टाइम पे। कुछ ज्यादा ही जो चांसलेस बैटिंग होती है ना कि मैं चांस भी नहीं कहीं से भी गेम चेंज हो जाएगा। हाँ, और मैं एकदम से एक्सेलरेट भी कर सकता हूँ, तो वो गिल करके दिखा रहे हैं। सुदर्शन इज सब्लिमिनल थ्रू आउट। हाँ, तो यहाँ पे मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ही इज द बिगर थ्रेट राइट नाउ। बटलर मैं आई वुड हैव लव्ड टू पिच हिम अगेंस्ट दिग्वेश, क्योंकि वो नहीं है तो परहैप्स बिश्नोई के अगेंस्ट लेग स्पिनर वो मैं देखना चाहूंगा कैसे होता है। माकरम अगर मैं एलएसजी की तरफ से कहूँ तो माकरम वर्सेस रबाडा दोनों भी WTC फाइनल में खेलेंगे और यहाँ पर दे कैन गो हेड टू हेड, तो यहाँ पे मजा आएगा देखने में। एंड लास्टली बदोनी मिडिल ऑर्डर में आएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग नंबर 5 के आसपास। यहाँ पर जो पूरे वो क्वेश्चंस रहे कि क्या वो एक्सेलरेट कर पाते हैं कि नहीं। ही विल हैव टू फेस राशिद खान, बिकॉज राशिद खान साई किशोर से पहले बॉलिंग करते हैं एंड राशिद खान का रिकॉर्ड इस साल इतना अच्छा रहा नहीं है। 9 के ऊपर की इकोनॉमी से गए हैं वो। तो क्या बदोनी उनको डोमिनेट कर सकते हैं? प्लस बदोनी का सीजन ऑन द अदर हैंड धीरे धीरे थोड़ा ऊपर ही गया है। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग की बैटल होगा। दिस इज मे नॉट बी अ बिग द वैल्यू ऑफरिंग एस्पेक्ट फॉर द मैच इटसेल्फ, बट मेरे लिए पर्सनली इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। प्रेडिक्शंस अगर मैं बोल रहा हूँ भाई, जीटी हैज टू विन इट भाई। अगर एलएसजी के अगेंस्ट आके आप यहाँ पे हार गए जहाँ पे
पंत तो एक वॉकिंग विकेट है, वो 3 बैटर्स हैं बस इस टाइम पे जिनको आपको संभालना है। क्या आप कभी कभी बदोनी भी कह सकते हो, हाँ भाई बीच बीच में ऑफ लेट वो चल जाते हैं। मिलर तो खेलेंगे नहीं मोस्टली, अब मिलर खेलेंगे नहीं, अब्दुल समाद का भी वो मतलब पिछले 2-3 मैच से थोड़ा ऊपर नीचे रहा है। तो और जीटी का तो एकदम ही फ्लॉलेस रहा है भाई, जैसे वो लास्ट गेम जीते थे वो लोग, जितनी डोमिनेटली जीते थे कि भाई एक भी विकेट नहीं गिरा, आपने 200 की चेस कर दी पूरी। तो आई थिंक इससे बेटर तो है ही नहीं इस टाइम पे जीटी अपने एकदम। जब हम जो हम एमआई के लिए कह रहे हैं ना कि वो लोग पीक कर रहा है एट द राइट टाइम, वो हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक टाइम पे गिरे हुए थे। जीटी गिरी कब है? जीटी ऐसे चल रही थी और वो ऊपर ही गई है थोड़ी और इस टाइम पे, तो मतलब वो भी अपनी पीक पे है इस टाइम पे। तो आई डोंट थिंक कि एलएसजी इवन स्टैंड्स अ चांस। जीटी इज द टीम टू बीट इस आईपीएल में फॉर श्योर या हैंड्स डाउन इस वक्त। तो आई आल्सो थिंक जीटी एनी डे भाई, मतलब आई वुड लव टू सी अ सरप्राइज बट आई थिंक जीटी एनी डे। या एंड आई थिंक यहाँ पे हम लोग अपना आईपीएल का सेगमेंट खत्म करते हैं। लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट। यस सर। एशिया कप 2025 आने वाला है इस साल, और अभी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है कि इंडिया अपेरेंटली पुल आउट कर रही है, हाँ और इंडिया नहीं खेलेगी एशिया कप में। मैं मतलब सबसे पहले इनिशियल थॉट्स जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमने डिस्कस नहीं करा है आपस में। आई थिंक टू सम एक्सटेंट हमने इसको जो वॉर जब चल रही थी तब हमने जो पॉडकास्ट निकाला था उसमें भी काइंड ऑफ डिस्कस कि बीसीसीआई को करना क्या चाहिए आगे। एंड उसमें वन ऑफ दोज स्टेप्स वाज टू बैक आउट फ्रॉम द एशिया कप। या तो आप पाकिस्तान को निकालो, बांग्लादेश को निकालो और फिर बाकी टीम के साथ अरेंज करो, या फिर आप खुद बाहर निकल जाओ। क्योंकि वो जो भी इस टाइम पे एशियन क्रिकेट फेडरेशन के भी जो इस टाइम पे हेड है वो भी पाकिस्तानी है इस टाइम पे। तो पता नहीं वो लोग कैसे संभालने वाले हैं इस चीज़ को, बट दिस वाज समथिंग दैट वी डिस्कस कि अच्छा, और म्यूचुअली हम लोग इस कंक्लूजन पे आए थे कि इंडिया को ये 2 टेस्ट में से कोई एक लेना चाहिए, या तो आप बैकआउट कर जाओ या फिर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को निकालो इस टाइम पे। तो अगर ये डिसीजन सही में वो कर रही है बीसीसीआई, जो कि मोस्ट लाइकली सच हो ही जाएगा, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो इट इज़ हाईली अनलाइकली कि सच नहीं होगा आगे जाके। आई थिंक एकदम करेक्ट डिसीजन है भाई। जो भी वॉट एवर जिस भी नरेटिव से आप अपनी कंट्री को सपोर्ट दिखा सकते हो इस मुश्किल वक्त में, वो एकदम सही है। आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन बट इट इज़ नॉट द आइडियल डिसीजन। बट आई एम नॉट हैप्पी विद बीसीसीआई इसमें। ओके, विद व्हाई? मतलब आइडियल इसमें होना चाहिए। हम क्यों बैकआउट करें भाई? हमने थोड़ी कुछ करा है। पाकिस्तान को निकालो ना यहाँ से। हाँ, कायदे से तो ये होना चाहिए, बट मतलब आई थिंक एक वो जो हमने उसी पॉडकास्ट में भी डिस्कस करा था कि कैसे आउट एंड आउट कहना कि अच्छा पाकिस्तान निकल जाए या फिर अब बांग्लादेश निकल जाए, मे बी दैट वोंट बी पॉसिबल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये स्पोर्ट्स हैं एंड यहाँ पे हमेशा लोग कहते हैं कि यार आपको पॉलिटिक्स और ये सब स्पोर्ट्स में नहीं लाना चाहिए। ऑब्वियसली हमारा डिफरेंट ओपिनियन है इस पर, बट मतलब शायद इतना आसान ना हो ये। कायदे से बीसीसीआई अपने ऊपर आ जाए तो फिर वो कुछ भी कर सकती है, पर मतलब आई थिंक एक तरीके से एक वो सॉफ्ट सिग्नल है ना ये आईसीसी को कि भाई हम निकल रहे हैं। अब एशिया कप से पहली बात तो तुम्हारा कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला, तुम करा लो होस्ट, लोग देखने नहीं आएंगे, देखने लोग इंडिया को आएंगे, और क्या पता इंडिया अपना कुछ अलग प्लान करे। मैं इसके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन प्रपोज करना चाहता हूँ, एंड गारंटी हुई आपको इंटरनेट पे अभी तक कहीं नहीं दिखा होगा, ठीक है? एंड आई वांट टू मेक अ सेपरेट पॉडकास्ट ऑन दिस टॉपिक। अभी तो आईपीएल खत्म हो जाए एक बार, परहैप्स इंग्लैंड टूर के बाद ही हमें पता चलेगा कि फाइनल स्टांस अल्टीमेट क्या निकल के आया। मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं थोड़ा इसमें पॉलिटिकल एंगल जानने के लिए परहैप्स विल हैव अ गेस्ट ऑल्सो, बट आई वांट टू पिच समथिंग जो कि आप लोगों ने नहीं सोचा होगा। और ये चीज़ ना, इसका पूरा क्रेडिट हमारे पिताजी को जाता है, क्योंकि एशिया कप कई लोगों को पता है, ऑस्ट्रेलेशिया कप नाम की एक चीज़ थी, किन लोगों को पता ही है? आई थिंक जिनने हमारे पॉडकास्ट देखे उन्हें पता होगा। ऑस्ट्रेल एशिया कप जाके सर्च करना, AUSTRAL-एशिया। ऑस्ट्रेल एशिया कप क्या होता है? 1994 में खेला गया था और आज तक हिस्ट्री में से विकी बार खेला गया है। नाम से समझ गए होगे, दिस वाज एशिया कप प्लस ऑस्ट्रेलिया। इसमें न्यूजीलैंड भी थी एक्चुअली। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड क्योंकि आसपास वहाँ पे होते, तो उन टीम्स को यहाँ पे लाया गया था एशिया कप के अंदर। 6 टीम्स थी उस साल, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएई, क्योंकि वहाँ पे होस्ट हो रहा था। ऑस्ट्रेलेशिया कप उसके बाद कभी दोबारा नहीं खेला गया, एंड आई वॉज नॉट बॉर्न एट दैट टाइम ऑब्वियसली, तो मुझे रियल टाइम नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, बट मैंने बहुत सर्च अप करा है एंड कोई स्पेसिफिक इसका आंसर नहीं मिला। लेकिन अपेरेंटली मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस लगे थे उस टाइम पे किसी टीम पे। दिस कुड बी वेरी वेल बी पॉसिबल, क्योंकि 1994 में ही
ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान के ऊपर रिपोर्ट किया था, एलिगेशंस लगाए थे उस टाइम पे जब शेन वॉर्न वगैरह ने रिपोर्ट करा था। जैसे हमने कवर कर रखा है। हाँ, प्लस मतलब ये सेम चीज हमने एक ब्रीफली मेंशन करा था इन दैट पॉडकास्ट, जो कि हमने शायद विनोद कामली भी बनाया था। हाँ। क्योंकि उनकी भी परफॉर्मेंस इस टाइम पे 1994 में ही आल्सो वाज काइंड ऑफ पीकिंग इन हिज करियर। इसके फाइनल में इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ था actually, पाकिस्तान जीत गई हाँ, थी। एग्जैक्टली। उसमें विनोद कामली ने आई थिंक 50 मारी थी फाइनल। या विनोद कामली ने अच्छा करा था एक्चुअली। ऑस्ट्रेलेशिया कप आप जाके सर्च करना कि क्या होता है, एंड आई डोंट नो व्हाई नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम टू ब्रिंग इट बैक। अब मैं प्रपोज करता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, एंड इसको हम लोग ऑफकोर्स जो प्रॉपर लीगैलिटीज है और फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स हैं वो तो जो वहाँ पे ट्रेजरर बैठे हैं बीसीसीआई के उनको बेस्ट पता है, बट हम एट ग्राउंड लेवल जो प्रपोज कर सकते हैं इसको ऑफकोर्स वो पॉलिश कर सकती है बीसीसीआई, बट वाई नॉट अडॉप्ट दिस आइडिया। ठीक है, आप सब भी कॉमेंट से बताना हम लोग को, और इसको मैं प्रूव करने के लिए एक और बहुत तगड़ी चीज़ बताऊंगा कि हम क्यों ये करना चाहिए हमें। हमारे पास लेजिट ग्राउंड्स हैं ये करने के लिए, ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, अभी आप वेट करो। बेसिकली मेरा ये कहना है, इंडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान एशिया से निकलें और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वहाँ से आए, और हम पांचों टीम मिलकर एक ऑस्ट्रेलेशिया कप करते हैं। अगर हमें छठी टीम चाहिए ताकि दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए, हो सकती है यूएई, नेपाल, किसी को भी ले लो यार, कुछ भी ले लो, हांगकांग को ले आओ, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एसोसिएट नेशन को ले आओ, उसके लिए बहुत लोग भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये 6 टीम्स करके आप एक ऑस्ट्रेलेशिया कप करो। व्हाई दिस मेक्स सेंस? नंबर 1, लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। इंडिया एट द वर्ल्ड स्टेज राइट नाउ फाइनली, जो देखो ये चीज़ बहुत ऑब्वियस थी जब वॉर इनिशियली का ये सीन बन रहा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान ने ही हरकतें करी हैं, एंड देयर इज इनफ प्रूफ टू बैक इट। मैं भाई तुम लोग को बताऊं, इतने कुछ पाकिस्तानी इतने डिल्यूजनल हैं, वो तो चलो तुमको न्यूज़ में दिखता ही होगा भाई। ये लोग पता है अपने शहरों में जो है वो लगा रहे, बिलबोर्ड्स लगा रहे हैं कि हमने इतने उड़ा दिए रफाल और ये कर दिया वो कर दिया, पागल ही हो गए। और कोई हम पे उंगली उठाएगा तो हम पगलाए हुए वहाँ पे भाई, वो कार के साथ कितना डिल्यूजन हो भाई, तुम्हारे एयर बेसेस उड़ा रखे हैं भाई, कोई औकात नहीं है इस कंट्री की, सड़क छाप कंट्री है ये। 11 एयर बेसेस इनकी उड़ चुके हैं और उसके बाद भी इनकी भाई न्यूज़ पर अटैक हो गया भाई, न्यूज़ फट रहे हैं वहाँ पे उनके। तो खैर मैं क्या ही बोलूँ, तो यहाँ पे बेसिकली वी हैव लेजिट ग्राउंड्स विद प्रूफ कि आतंकवाद हो रहा है वहाँ पर, और वो हमें हैम्पर कर रहा है। ठीक है, पॉलिटिकली इट मेक्स सेंस कि हम वर्ल्ड स्टेज पे देखो, क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे हर एक कंट्री के लिए सॉफ्ट पावर है। ठीक है, तो ये कहना कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखो, ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, बिकॉज सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस करती है आपका परसेप्शन ऑफ गुडविल वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। क्रिकेट शुड बी यूज्ड टू आइसोलेट पाकिस्तान इन ऑल मैनर्स पॉसिबल। अगर आप पाकिस्तान को यहाँ से आइसोलेट करते हो पॉलिटिकली, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आप इंडिया का नैरेटिव स्ट्रेंथन करो और सच्चाई को पहुंचाओ, क्योंकि पता है इनिशियली इंटरनेशनल मीडिया में जो नैरेटिव वॉर था वो एक्चुअली पाकिस्तान जीत रहा था। ओके, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये हर जगह रो के जाके झूठ बोलते हैं, और वेस्टर्न मीडिया ऑलरेडी हैज सम इंक्लिनेशन towards the side that hates India more, because India prosper करेगी तो उनका फायदा होना नहीं वाला। प्लस अब इन जनरल भी देखो ना, तो पूरी जो ग्लोबल मीडिया है वो मेजरली डोमिनेट कौन सी कंट्री करती है? इट्स यूएस, एंड यूएस इतने ज्यादा लोन्स प्रोवाइड करती है पाकिस्तान को। नहीं, वो खुद भी नहीं चाहता कि इंडिया एक पावर हब बन जाए। एग्जैक्टली, हाँ, तो हो गई होगा। अल्टीमेटली क्या होता है कि ये देवर इनिशियली विनिंग द नैरेटिव वॉर, बट रिसेंटली जब से इंडिया ने जो अपने पूरे जो कॉन्फ्रेंसेस सारे प्रूफ के साथ कर रहे हैं, इलोक्वेंटली बातें करी हैं, थिंग्स आर फाइनली चेंजिंग। ठीक है, लोगों को रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पे क्लियरली आतंकवाद जो कहाँ से फैलाया जा रहा है और कौन सी कंट्री एक्चुअली में विक्टिमाइज हुई है। इस चीज को एक स्टेप और आगे लेके जाओ। पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट एक रिलीजन की तरह ही है। ठीक है, बॉलीवुड और क्रिकेट बोलते हैं ना ऐसे, तो क्रिकेट को यूज इट एज अ सॉफ्ट पावर टू सेंड अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल अक्रॉस द कंट्रीज। अगर क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करेगी ना, तो यूएस से भली क्रिकेट ना खेलती, लेकिन उनके पास भी सिग्नल जाएगा कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो पॉलिटिकली नंबर 1 चीज़ें टेक ऑफ हो रही है टू आइसोलेट पाकिस्तान। नंबर 2 फाइनेंशियली बातें करते हैं। आर यू सीरियसली टेलिंग मी कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मैचेस खेलेंगे तो वो ज़्यादा पैसा जनरेट करके नहीं देंगे? हम लोग को ये चीज़ पता है कि हमारे पास ये प्रूफ है। हम लोगों ने मिस्टर चंद्रेश को बुलाया था यहाँ पे, और सर ने हमें बताया था कैसे उन्होंने आईसीसी में काम कर रखा है। ही हिमसेल्फ टोल्ड अस कि जो भी ये वर्ल्ड कप्स होते हैं इसमें 1-2 साल पहले ही मैचेस फिक्स हो गए होते हैं कि कौन सा मैच कब होना है। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान हमेशा सेम ग्रुप में होते हैं, बिकॉज ब्रॉडकास्टर्स को आपने जो डील प्रॉमिस कर रखी है
उस पे वो पैसा अगर उनको भी चाहिए रिटर्न में डिलीवर करना पड़ेगा तो टीआरपी डिलीवर करनी पड़ेगी, वो इंडिया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से आ जाती है। बट ग्राउंड रियलिटी ये सब जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस आर नो फन एनी मोर। आई वुड एनी डे वॉच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इफ आई वांट अ गुड क्वालिटी क्रिकेट मैच। देयर इज अ रीजन व्हाई बीजीटी के इतने टिकट्स बिके हैं। हर एक स्टेडियम टेस्ट मैच का फुल हाउस गया है। टीआरपीज इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग रही हैं इस बार, जबकि यहाँ पे सुबह 6 बजे मैच होता है। इफ यू डोंट बिलीव मी, ये सब ओपन सोर्स डेटा अवेलेबल है, आप खुद जाके वेरीफाई कर सकते हो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस होंगे, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट विल बी 10 times हायर। इंडिया न्यूजीलैंड के मैचेस होंगे, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट विल बी 10 times हायर देन इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश। देयर इज नो सेंस क्रिकेटिंग वाइज एट ऑल कि आप पाकिस्तान या बांग्लादेश से खेलो इंस्टेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से। तो फाइनेंशियली अगर आप मुझे बेटर कंपटीशन दे रहे हो, इवेंचुअली दे विल जनरेट मोर आई बॉल्स। प्लस पता है क्या है, ऑस्ट्रेलेशिया कॉन्सेप्ट इन इट सेल्फ अगर रिवाइव होगा ना, तो जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट एंड द नेम पूरी दुनिया नोटिस करेगी ये चीज़ कि ये दोबारा क्या हो रहा है एकदम से। भाई इस टाइम पे इतना बढ़िया मौका ये है ना, क्योंकि अगर आपने ऑस्ट्रेलेशिया कप कराया एंड अभी तक तो चलो ये T20 फॉर्मेट किया तो हुई थी, बाई चांस अगर ये ODI फॉर्मेट में हो गया तो इट्स अ सुपर हिट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। क्योंकि वहाँ पे रोहित शर्मा विराट कोहली खेल होंगे पहली बात तो, आफ्टर ऑल दिस ड्रामा। सेकेंडली मैं ये भी बोलूँगा कि ऐसा हो सकता है, मतलब आई डोंट नो द एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स कि एशिया कप से कितना पैसा जनरेट होता है, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान होता है तो इट्स ऑब्वियसली अ वेरी मनी जनरेटिंग। एक और चीज बताऊं, इंडिया एशिया कप से कोई पैसा खुद नहीं लेता। हाँ, मैं वही कहना रहा था कि अगर किसी इंडियन को ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई ऐसा लॉस इनकर करने वाली है तो इधर में हम पैसा नहीं खाते तो ऑस्ट्रेलिया कप से हम पैसे ले लेंगे। एशिया कप से 0 पैसे मिल रहे थे ना, इससे पैसे ले लो चाहे तो आप भी पैसे कमा रहे हो। सेकेंडली, इट्स अ ग्रेट फाइनेंशियल सक्सेस फॉर टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ऑल्सो। ये लोग मर नहीं रहे होंगे हमसे खेलने के लिए। इनको पता नहीं इनकी टीआरपी बढ़ती है जो हमसे खेलते हैं। तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ, अगर बहुत हो रहा है, टेक दिस कप टू ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, वहां पर जाके खेलो। कितने साल हो गए हम लोग को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ओडीआईस खेले हुए भाई, खेलो जाके दोबारा वहां पर। इफ इट टेक्स कि आपको ये चीज प्लान में लाने के लिए, नहीं, दिस इट इज नॉट नेसेसरी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भाग कर आएंगे किसी भी दिन खेलने के लिए। बट मैं कह रहा हूँ, डू देम अ फेवर, उनके यहीं पे लेके जाओ और हाइप बिल्ड करो, बिल्ड इंटरनेशनल हाइप। इंग्लैंड भी भाई टेम्प्ट हो कि मुझे भी आना है इसके अंदर, ऑल्दो इंग्लैंड डज नॉट डिजर्व टू बी, वो तो खुद ही पाकिस्तान जैसा ओडीआई खेल रहे हैं इस वक्त तो उनसे बेटर तो अफगानिस्तान है। मतलब जस्ट इमेजिन कि कोहली वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहा है खेलने के लिए इतनी सारी हाइप के बाद। एग्जैक्टली, कितना पैसा जनरेट करेगा वो। तो फाइनेंशियली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर ऑल द पार्टीज। ऑस्ट्रेलिया के लिए सेंस है, न्यूजीलैंड के लिए सेंस है, श्रीलंका के लिए सेंस है, इंडिया के लिए तो जो कि 0 पैसा कमाती है, अब वो भी पैसा कमा सकती है इफ दे वांट टू। TRPs विल बी थ्रू द रूफ जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट, फॉरगेट द टीम्स। थर्डली अगर मैं बातें करूं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि तुम कह रहे हो कि कैसे हम आइसोलेट करेंगे, ये पॉसिबल नहीं होता। मैं सबको रिमाइंड करना चाहता हूँ, 21 सालों के लिए, आई डोंट रिमेंबर द डेट एग्जैक्टली, 1970 से 1991 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपार्थाइड रेजीम के चलते हुए साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन करा गया था क्योंकि रेसिज्म होता था वहाँ पे। रेसिज्म के लिए आपने 21 सालों तक एक कंट्री को इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलने दिया, तो क्या आप आतंकवाद के लिए एक टीम को बैन नहीं कर सकते? और हम तो बैन करने की बात भी नहीं कर रहे, हम बस आइसोलेट करने की बातें कर रहे हैं। अगर आप रेसिज्म के लिए पर्सनली देखो, ये तो वही है कि दोनों ही इविल्स हैं, बट यहां पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि लोग मर रहे हैं। वहां पे इट्स अ मेंटल टॉर्चर ऑफ अ डिफरेंट सॉर्ट। मैं दोनों को कंपेयर करके किसी भी इशू को ट्रिविलाइज नहीं करना चाहता हूं, बट यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है लोग मर रहे हैं इसके चलते हुए। और एक कंट्री नोन है, पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड ने पाकिस्तान में मिड 2010s में क्यों खेलना बंद कर दिया था? सबको पता नहीं है क्या? श्रीलंकन टीम के बस पे अटैक नहीं हुआ था क्या? सबको याद नहीं है। तो ये चीज कहीं ना कहीं सबके जहन में भी है। अगर रेसिज्म के लिए कोई कंट्री 20 सालों के लिए बैन हो सकती है, तो क्या आतंकवाद के लिए कोई कंट्री बॉयकॉट नहीं हो सकती टूर्नामेंट के लिए? फॉरगेट बैनिंग। मतलब ये चीज लेजिटिमेट ग्राउंड है ये। एंड ये भी है कि बीसीसीआई के पास ताकत है ये चीज करने की, क्योंकि देयर वाज अ सीरीज आई थिंक बैक इन अर्ली 2000s जहाँ पे इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ टीम अप करके ये लोग अपना खेलने वाले थे। एंड उस टाइम पे कुछ इनने ऐसा कहा था कि अगर आईसीसी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाह रही तो ठीक है, हम लोग आपस में खेल के इस पर पैसा जनरेट करेंगे। और आईसीसी भागते आई थी कि हमें पैसा चाहिए। ग्रेट पॉइंट, यही मेरा लास्ट पॉइंट होने वाला था कि अगर आपको लग रहा है फिर भी कि हम कैसे बॉयकआउट करेंगे, इंडिया अगर आज ये बोल दे, मान लो कि लीगैलिटीज और टेक्निकलिटीज पढ़ रही है, एशियन क्रिकेट काउंसिल बोल दे कि हम तो अप्रूव नहीं कर रहे, आप ऑस्ट्रेलिया कप कैसे बना रहे हो, कुछ और नाम दे दो उस चीज़ को,
हाँ एक क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट कह दो, एक मिनी टूर्नामेंट कह दो, कुछ नाम और दे दो, नाम से क्या फर्क पड़ता है। एंड टेल अफगानिस्तान एंड श्रीलंका, या तो हमारे साइड आ जाओ या तो एशिया कप खेल लो। अगर खेलोगे हम तुम्हारे साथ बायलैटरल सीरीज आज के बाद नहीं खेलेंगे। हाँ, भागते हुए आएंगे फॉर श्योर। एशिया कप से अगर इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान तीनों ने पुल आउट कर लिया तो आधा एशिया कप तो वैसे ही मर गया, कैंसिल हो जाएगा एशिया कप। सो अगर आपको पाकिस्तान को आइसोलेट करना है ना, तो आपको सारी टीम्स को अपने साथ रख के पाकिस्तान को निकालने की जरूरत नहीं है। आप खुद हट के बोल दो कि आप लोग हमारे साथ आ जाओ, सिंपल बात। ये टीम्स वैसे भी आएंगी भाई, मतलब इंडिया का जो ये पूरा स्टांस था कि हम लोग एशिया कप से पैसे नहीं कमाएंगे, इट इज ताकि बाकी क्रिकेटिंग बोर्ड्स कमा सके। तो एक तरीके से वो अपनी इनकम बांट रहे हैं कि ले लो। हाँ, और श्रीलंका तो छोड़ो, अफगानिस्तान तो हाथ धो के वो तो तुरंत आएगी, तो भाईचारा दिख ही रहा है ना। हमने उनको यहाँ नोएडा में दिए यार फैसिलिटी, मैं खेलूं, मौका चाहिए आने का। दे वुड ऑलवेज सपोर्ट अस। श्रीलंका भी सपोर्ट करेगी, श्रीलंका को घंटा पैसे मिल रहे हैं पाकिस्तान से। हम जाके 2 सीरीज खेलेंगे वहां पे, उनका पूरी साल के पैसे आ जाएंगे उनके। दिस इज द आइडियल सिनेरियो फॉर अस। एंड मैं बाय द वे, इसमें मैंने बात पाकिस्तान की करी, मैं बांग्लादेश को भी मीन करता हूँ थ्रू आउट, अगर आपने नोटिस करा हो। बांग्लादेश ऑल्सो डज नॉट डिजर्व टू बी प्लेइंग विद इंडिया। जैसी हरकतें रही हैं इन लोगों की, ये भी बॉर्डर में आतंकवादी प्रमोट कर रहे हैं, और जो इनकी हरकतें चल रही हैं सबको पता ही है, मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और इनके जो हेटफुल सेंटिमेंट्स हैं फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री, दे डोंट डिजर्व टू प्ले विद अस। इनको भी आइसोलेट करो, ये भी निकले तो पाकिस्तान से ही है ना, इनको आइसोलेट करो। हमने पहलगाम पे कहा था कि कैसे एक आपका रिलीजियस बेस्ड अटैक था वो। हाँ? वो पूरा भी पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में यही चीज हुई है, अलग निकाल के सबको मारा गया है। नहीं, और यहाँ पे ये इमिग्रेंट्स डिपोर्ट कर दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, रोहिंग्या वगैरह। मतलब क्या है, आपको हटाओ, निकालो यहाँ से और इनसे कहो हमें आपसे कोई बिजनेस करना ही नहीं है क्रिकेट विकेट पे। सॉफ्ट पावर अपनी इम्पोज करो। अफगानिस्तान से बेटर टीम है भाई इस वक्त। हाँ, लाख गुना बेटर है। तो ऑस्ट्रेलिया एशिया कप अगर होगा भी तो कंपटीशन भी बेटर होगा। एशिया कप में क्या कंपटीशन है, कुछ खास कंपटीशन ही नहीं है इस वक्त। तो हर एक पैरामीटर में अगर आप नोटिस करोगे, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, फॉर द फैंस अगर आप बात करोगे, लीगली, हर चीज में दिस इज पॉसिबल एंड इट मेक्स मच मोर सेंस फॉर इंडिया टू मेक दिस हैपन। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट्स, अभी हाल ही में यूएई और बांग्लादेश की T20 सीरीज हुई है, जो कि अभी जिसके चलते मुस्तफिजुर रहमान का शायद वो हो रहा था कि नहीं आ पाएगा, वो ड्रॉ हो गई भाई। हाँ, वो जीत गया ना मैच, यूएई जीत गई मैच, आधी हो गई। मतलब यूएई से भी तो नकलियों की टोली तो है ही ये अपनी बांग्लादेश की टीम। पाकिस्तान तो सबसे बड़ी नकली टीम है इसमें। तो आई थिंक ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना बहुत ज़रूरी है, और क्रिकेट इज़ द आइडियल वे टू किक स्टार्ट इट। BCCI पुलिंग आउट फ्रॉम द एशिया कप शुड बी जस्ट द बिगिनिंग। द नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि नाउ अब बाकी कंट्रीज को अपने साथ लाके एक दूसरा टूर्नामेंट स्टार्ट करा। अगर बात से यहीं पे खत्म हो जाती है देन आई डोंट थिंक BCCI हैज डन द राइट जॉब। धीरे-धीरे करके इनको ICC से एलिमिनेट करो, पाकिस्तान बांग्लादेश को। यार दिस विल बी अ हिस्टोरिक स्टेप अगर ये होता है। हाँ, एंड आई जेन्युइनली होप कि ये चीज़ BCCI तक पहुंचती है। आप लोग भी देख रहे हो, प्लीज इस क्लिप को शेयर करो, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस सजेशन। ये लोगों को वापस लेके आना चाहिए एंड इसमें काफ़ी स्कोप है यार। तुम खुद बताओ, अगर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये लोग अगर सेम एक टूर्नामेंट में खेलने, सब देखेंगे हम लोग। हाँ, फॉर श्योर, मजा आएगा। बहुत बड़ा कंपटीशन है यार। मतलब वो होता है ना कि वर्ल्ड कप के बाद एक मिनी अगर एक टूर्नामेंट है तो नेक्स्ट तो यही है। एग्जैक्टली, हु नोस कल को हम इंग्लैंड को भी इंक्लूड कर दें। मतलब एशिया कप की इस टाइम पे क्या एज अ टूर्नामेंट क्या औकात है उसकी, वो ऐसे ही तो ट्रीट करा जाता है कि अच्छा अगला जो वर्ल्ड कप होगा उसके लिए प्रिपरेशन ग्राउंड हो जाएगा, वैसा फॉर्मेट कर दो उसका। तो ये ऑस्ट्रेलिया अगर आपने कर दिया तो इन इटसेल्फ बहुत ज्यादा पहली बात तो बहुत फायरी कंपटीशन होगा। इट्स एन इंटर कॉन्टिनेंट टूर्नामेंट ना, फिर हाँ बड़ी बात, क्रॉस कॉन्टिनेंट बॉर्डर्स पे आप जा रहे हो फिर। या तो अपने आप में एक सॉफ्ट पावर बन रही है भाई, एंड इंडिया अगर इसके लीडर्स होंगे तो इससे बेटर क्या चीज हो सकती है। बस हर साल ऐसा होगा ना तो इंडिया को भी बहुत फायदा होगा। मतलब यू गेट टू गो ऑन डिफरेंट टूर्स, अलग कंट्रीज में जा रहे हो, हर साल मत कर रहे हो। हाँ, वो 2 साल में कर दो, हाँ हर 3 साल में कर दो। पर ये एशिया कप में हमें इनके साथ आतंकवादियों के साथ खेलने की जरूरत नहीं है, इनको निकालो यहाँ से। तो आई थिंक ऑन दैट नोट आप लोग भी अपने थॉट जो शेयर करना, कुड बी अ ग्रेट पोटेंशियल अगर ये होता है तो। होपफुली सबको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। कोई अगर उसको और बेटर करने के थॉट्स हो तो वो भी शेयर करना आप लोग। आई थिंक मोस्ट सब लोग कहेंगे कि इंग्लैंड को भी ले आओ। मुझे भी लगता है यार। तो ठीक है, चलो अगर आपको लगता है तो आई थिंक इंग्लैंड भी डिजर्व नहीं करते। ठीक है, लेट्स डिबेटेबल। चलो यार, अब करना है तो ऑस्ट्रेलिया कप जो इन सेंस है वो इससे स्टार्ट होना चाहिए इन माय ओपिनियन। और बाकी परहैप्स अगर आपको एक्सपैंड करना होगा तो देखा जाएगा, बट आप पॉडकास्ट को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए लोगों के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में।